वीर जैसे ही पीछे सुधा जी की आवाज सुनता है वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, पर फिर खुद को संभालते हुए पीछे मुड़कर सुधा जी वीर को देखने लगती है। तभी वो आगे पूछता है, वहां कौन था? मैंने किसी को जाते हुए देखा। वीर खुद को संभालते हुए, आंटी इस पूरे एरिया को खाली कराया गया है और यहाँ के पेशेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया है, शायद वो गलती से इस पर आ गई थी, तो मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। सुधा जी कुछ नहीं कहती। तभी वो देखती है कि फिलहाल में कोई नहीं था वहां पर। तभी वो वीर को देखते हुए, तुम यहाँ अकेले? वीर, हाँ मैं आदि ने यहीं पर रहने के लिए बोला था। वीर को इतना हिचकिचाते देख सुधा जी एक गहरी सांस छोड़ जाकर वीर के हाथों पर हाथ रख देती है और बोलती है, तुम्हें मुझसे इतनी हिचकी जाने की जरूरत नहीं है या फिर इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन से तुम्हारी और कीर्ति की शादी हुई है कि रिएक्ट कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। ऊपर से मेरी बेटी एक अस्पताल में है। पर बिलीव मी, मैं कभी भी तुम्हारे और कीर्ति के रिश्ते से नाराज नहीं थी। नाराजगी यह थी कि कीर्ति ने मुझे तुम्हारे बारे में छुपाया। और फिर एक गहरी सांस लेकर, और मुझे इतना तो कंफर्म था कि आदित्य तुम्हारी शादी कीर्ति से करा कर ही मानेगा। आखिर जिद्दी माँ का जिद्दी बेटा जो है, और उसको आलोक जी के जिद को तोड़ना था। पर हालात उस तरह की हो जाएंगी उसकी उम्मीद नहीं की थी। ये बोल वो पल सोचने लगती है जब सौरभ ने कीर्ति को अपनी बेटी कहा था। ये सोच उनके आंखों में नमी आ जाती है। वीर जब ये सब सुनता है तो उसके चेहरे पर एक सुकून सी हल्की स्माइल आ जाती है। वीर, थैंक यू आंटी। वह इसके आगे और कुछ बोल पाता, तभी सुधा जी बोली, तुम कीर्ति की तरह मुझे भी माँ बोल सकते हो। यह का आईसीयू रूम में चली जाती है। वह वार्ड में जाकर एक बार आन्या को देखती है जो एक गहरी सांस लेकर उसका चेकअप करती है। लगभग 5 मिनट बाद चेक कर आलोक जी के पास जाती है और उनके बगल सोफे में बैठ उनके हाथों में अपना हाथ फंसा उनके कंधे पर सिर रख देती है। आलोक अपनी आंखें खोल देखते हैं तो बगल में उनके सुधा बैठी होती है। तो वह अपना उससे हाथ छुड़ा उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। सुधा जी भी उनके गोद में अपना सिर रख अच्छे से लेट जाती है। तो आलोक उनके सिर के बालों को सहलाते हुए अपना सिर पीछे सोफे पर रख देते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। सुधा भी ना चाहते हुए भी इतनी ज्यादा थकान की वजह से उसकी आंखें बोझिल हो जाती है और वह सो जाती है। पर कोई पीछे के रास्ते एक बड़ी सी विंडो से उन दोनों को देख रहा था। अगली सुबह हर किसी की जिंदगी एक उलझ सी गई थी। सभी की जिंदगी में अपनी अपनी तकलीफ है और अलग अलग दर्द। कीर्ति का अपना दर्द था जो शादी इन हालातों में हुई। पिता की बेरुखी सही, एक नए पिता का आगमन जिसके बारे में वह अपनी माँ से सवाल तक नहीं कर सकती, और ऊपर से उसकी जान से प्यारी बहन की ऐसी स्थिति, वह अपनी शादी की खुशी मनाए या फिर अपनी बहन के साथ हुए इस हादसे का गम। उसी की तरह आशिमा की भी यही दुविधा और यही हालत थी। आखिर उसकी भी तो शादी जिन हालातों में हुई थी वो अपने दर्द को भी किसी से ना कह पाए। आखिर कहती भी तो किससे? पापा ने उससे मुंह मोड़ लिया। माँ जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहनें जो खुद तकलीफ में है। जबरदस्ती का बना पति जो धमकियां देता है, आखिर कैसे वो अपने दर्द को बांटे? तो वही आदित्य एक गिल्ट में कि उसने अपनी जान को बचा नहीं पाया। आज वह जिस स्थिति में है कहीं ना कहीं वह खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। पर गलती उसकी भी क्या थी? दुश्मन उसके पैदा होते ही इतनी बढ़ गए कि उसे दुश्मन में उससे जुड़े लोग भी पीसने लगे, इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। तो वही आलोक और सुधा की भी जिंदगी इन सब से कुछ अलग ही था। बेटी का इस तरह से दर्द में देखना, तड़पना, और ऊपर से उनकी जिंदगी में उनके अतीत का सामने आना। हालांकि मारिया उन लोगों के सामने तो नहीं आई थी, पर वह कब नया तूफान सामने ला दे ये कोई नहीं जानता था। आखिर इन सब की जिंदगी क्या मोड़ लेगी वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में नहीं दी और नेहा के हाथ में है। बस मजाक था, डोंट माइंड। रात तो पूरी बीत ही चुकी थी। सुबह जैसे ही होती है वैसे ही नर्स और डॉक्टर का आना जाना होने लगता है, जिससे सुधा और आलोक की भी आंखें खुल जाती है। आन्या अभी भी बेसुध सी पड़ी थी। तभी डॉक्टरों की टीम आती है और आन्या को चेक करती है और बोलती है कि यह कुछ देर में इनको होश आ जाएगा, और फिर सुधा जी से कुछ बात करने का बोल वो चली जाती है। वही बीर जो बाहर कॉफी पीने के लिए चला गया था, कुछ देर में कॉफी पीकर वो जैसे ही अंदर आता है वैसे ही उसकी नजर सामने कीर्ति पर पड़ती है, जो एक नॉर्मल सी सूट पहनी हुई थी, पर उसकी मांग में अभी भी गहरा सिंदूर था। हाथ में भरी हुई चूड़ियां थी पर आंखों में एक खालीपन और दर्द था। वो इस रूप में भी सुंदर थी, पर उसे सुंदरता की तारीफ करे भी तो कैसे करे, ये समय ही दूसरा था। कोर्ती भी एक नजर वीर को देखती है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। तभी धीरे धीरे कर सभी लोग अस्पताल में आने लगते हैं। कीर्ति जाकर आलोक जी को कपड़े देती है और फ्रेश होने का बोलती है। सुधा जिसका कपड़ा हॉस्पिटल में रहता था वह भी कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आती है। तभी बाहर आलोक की नजर सामने खड़े केडी पर जाती है। वो जैसे ही कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, तभी सामने से केडी उन्हें हाथ दिखाते हुए बोलता है, आलोक, मैं ना ही इस समय लड़ने आया हूँ और ना ही मैं किसी चीज के मूड में हूँ। और मैं हॉस्पिटल में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी भी भांजी है। आलोक गुस्से में, तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है केडी, और तुम यहाँ से जा सकते हो।
तभी केडी बोलता है, रिश्ता ना चाहते हुए भी तुमसे रिश्ता है, क्योंकि मेरी एक बहन अभी भी तुम्हारे साथ है और मेरी एक बहन की बच्ची अभी तुम्हारे साथ है। आए आलोक जैसे ही यह सुनते हैं वो गुस्से में केडी पर डपटते हुए बोलता है, अच्छा आज तुम्हें उसे बच्ची की चिंता हो रही है जिस बच्ची के माथे पर बंदूक रख तुमने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया था। केडी थोड़ा सा मायूस होकर, उस समय ये जरूरत थी ऐसा करने का और मैं वो यहाँ पर नहीं बताने आया हूँ। आलोक जैसे ही आगे कुछ बोलने वाला होता है सुधा आलोक को, आलोक प्लीज, अभी हम हॉस्पिटल में कोई बखेड़ा नहीं करना चाहती। अभी आप मेरी बच्ची को देख रहे हैं फिर भी। ये सुन आलोक जी शांत होकर पीछे घूम जाते हैं। वह इस समय अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे थे। तभी सुधा की नजर जब केडी पर जाती है तो उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। केडी उसके पास आ उसके सिर पर अपने हाथों को सहलाते हुए, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुधा बस हाँ में से हिला देती है। तभी कुछ देर में एक नर्स भागते हुए आती है और बोलती है, मैम पेशेंट को होश आ रहा है। बात जैसे ही सब लोग सुनते हैं वैसे ही आलोक जी हड़बड़ाते हुए भागने लगते हैं, पर उन्हें डॉक्टर रोक देते हैं। सुधा जी के भी कहने पर वो रुक जाते हैं और सभी अंदर वार्ड में जाते हैं। आन्या अपनी आंखें खोल रही है। आन्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, तभी वह सामने सब कुछ देखती है तो उसे धुंधला नजर आ रहा था। धीरे धीरे उसे सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, पर तभी वह पैनिक करने लगती है। उसे वह मंजर सब याद आने लगता है। तभी उसे वहां आदित्य का आना उसे याद आता है और उसे अपने बारे में सब कुछ आदित्य से बताना। यह महसूस होते ही आन्या की सांसें तेज हो जाती है, वह कुछ बोल पाती तभी सुधा जी दौड़ते हुए, आन्या होश में आओ। आन्या वह चिल्लाती रहती है, पर आन्या इससे पहले कि किसी ट्रॉमा से गुजरती वह तुरंत एक नस आगे बढ़कर उसके गर्दन से एक नस दबा देता है, जिससे आन्या तुरंत बेहोश हो जाती है। अगर ऐसा ना किया जाता तो शायद इंजेक्शन लगने लगते वह पैनिक और सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देती और आज बहुत कुछ हो सकता था। तभी वह डॉक्टर जीनस ने ऐसा काम किया था उसे शाबाशी देता है। लगभग 2 घंटे के बाद फिर से आन्या को होश आता है। तभी वहां पर सुधा जी और कीर्ति दोनों ही मौजूद रहते हैं। आन्या के होश में आते ही वो सब कुछ देखने लगती है। तभी सुधा जी उसे समझाते हुए, आन्या तुम ठीक हो बेटा, प्लीज आन्या पैनिक मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आन्या जैसे ही यह सब सुनती है उसके आंखों से आंसू आने लगता है। तभी कीर्ति उसके गाल पर हाथ रखते हुए, दी प्लीज रो मत, आप रोओगे तो मुझे भी रोना आ रहा है प्लीज। आन्या बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है। वो जैसे ही उठने की होती है उसके गर्दन में एक तेज सा दर्द उभरता है। तभी उसे याद आता है कि उसने क्या किया था खुद के साथ। ये सब सोचते ही उसके आंखों से आंसू आ जाता है। पर सुधा जी और कीर्ति उसे अच्छे से संभालती हैं। कुछ देर बाद उससे मिलने आलोक आते हैं और उसके बगल में बैठ उसके सर को सहलाते हुए, मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है ना। आन्या कुछ नहीं बोलती और बस एक चुपचाप मूर्ति की तरफ बैठी रहती है। आंखों से तो आंसू गिर रहा था पर जबान से कुछ भी नहीं निकल रहा था और ना ही वह अपनी नजरें उठा किसी को देख रही थी। धीरे धीरे कर सभी लोग उससे मिलते हैं और हर कोई उसे अपना प्यार दिखाने की कोशिश करता है। पर आन्या को सभी का प्यार छलावा दिख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पूरी तरह से गंदी और मैली हो चुकी हो और हर कोई उसे जबरदस्ती अपना हमदर्द दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे कर 1 हफ्ते से 15 दिन निकल जाते हैं। आदित्य इस बीच में कई बार आता है पर आलोक उसे नहीं मिलने नहीं देते। इस बीच उन दोनों के बीच काफी बहस हुई थी, पर आलोक को जैसे ना जाने कौन सी सनक सवार हो चुकी थी कि उन्होंने कसम खा लिया था कि वो आदित्य के साथ आन्या को नहीं आने देंगे। पर वीर वहां किसी तरह से वहां पर आता था और आदित्य को आन्या की अपडेट देता रहता था। इस बीच आन्या ने एक बार भी किसी से कोई बात नहीं की। एक तो उसकी खुद की इच्छा नहीं थी बात करने की, तो दूसरा उसके गर्दन की वजह से उसे कम बोलने को कहा गया था। सभी हताश हो चुके थे क्योंकि आन्या किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, पर उसकी नजरें इधर उधर जैसे किसी को ढूंढ रही हो, पर वह उसके नजरों में दिखता नहीं था। ये बात हर किसी ने नोटिस की थी और हर कोई यह जानता था कि आन्या किसे ढूंढ रही है, पर फिर भी कोई आन्या को उससे मिलने नहीं देता। ऐसे ही धीरे धीरे कर 1 महीना निकल जाता है। अब आन्या के डिस्चार्ज होने का समय हो चुका था। आन्या भी अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। उसके गले से पट्टी भी हट चुकी थी। वो डिस्चार्ज होकर राजवंश विला ना जाकर कपूर हाउस ले गई हुई थी। सभी ने काफी कोशिश की पर आलोक का सिर्फ ये कहना कि वह अपनी बेटी का ध्यान रखेंगे। उन्होंने राजवंश विला नहीं जाने दिया और किसी ने भी इस मामले में कोई बहस नहीं की, क्योंकि पहले आन्या को संभलने का मौका दिया जा रहा था और लड़ाई झगड़ा कर आन्या की सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। रात का समय लगभग 10 बजे बज रहा था और आदित्य अपने बैग लिए राजवंश विला में कदम रखता है। इस समय पृथ्वी, विभा, अर्जुन, राहुल और दादा दादी सभी लोग इस समय राजवंश विला में ही रहते थे। पर आदित्य किसी की तरफ नहीं देखता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है और वॉशरूम में जाकर शॉवर के नीचे आंख बंद किया हुआ खड़ा था। आधा घंटा हो गया था उसे शॉवर के नीचे और वो एक टक दीवार को घूरे जा रहा था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है और काफी देर रात तक काम करता है। काम करने के बाद वह अपने बार एरिया में चला जाता है और नीचे बैठकर शराब की बोतल लिए बस शराब पिए जा रहा था। यह इसका रोज का आदत हो चुका था।
वो चाहता तो आन्या को पूरे हक से अपने पास ला सकता था, पर यह बात वह भी जानता था आन्या मेंटली काफी कमजोर है, और यदि उसने कुछ भी जोर जबरदस्ती की तो उसके हेल्थ पर असर होगा, और इस समय वो सिर्फ आन्या के ठीक होने तक चुप था। बहुत चुप रह गया, बहुत रुक गया, पर अब नहीं। आ रहा हूं तुम्हें लेने। देखता हूं किसके अंदर इतनी दम है जो आदित्य सिंह राजवंश को रोक सके। मैं चुप था क्योंकि मैं चाहता था, नहीं तो किसी के अंदर इतनी औकात नहीं है जो वह मेरे आगे टिक सके। चाहे वह तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, मुझे अपनी रानी को ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं, ये कह वह शराब को पूरा मुंह में लगा देता है। सुबह का समय राजवंश विला में मीना सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रख रही थी और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी सुमन उनके पास भागते हुए अंदर आती है। वो कभी इस घर में नहीं आई हुई थी। आदित्य की सख्त मनाही थी उन लोगों को आने की। तभी सुमन दौड़कर आती है और रोते हुए राघवेंद्र जी के पास जाती है और बोलती है, पापा पापा, तिलक कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है उस आदित्य ने मेरे बेटे को? इन कुछ दिनों में किसी को भी तिलक का ख्याल तक नहीं आया था। सब इतने उलझ चुके थे कि उन्हें लगा कि वह चला गया होगा। पर सुमन का ये कहना कि कहाँ छुपा कर रखा है आदित्य ने, राघवेंद्र जी हैरान हो जाते हैं और वह बोलते हैं, कहना क्या चाहती हो सुमन बहू? तभी सुमन रोते हुए, पापा मेरे बच्चा को बचा लो, नहीं तो वह आदित्य उसको मार डालेगा। ये सुनते ही सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। राजवंश विला सुबह सुबह सुमन के चिल्लाने की आवाज सुन सभी उसे देखने लगते हैं, और जब सुमन ने ये कहा तिलक आदित्य के कब्जे में है और वो उसे मार देगा, तो हर किसी को हैरानी हो जाती है। सभी लोगों को ध्यान आता है कि तिलक तो शादी में उनके साथ आया था, उसके बाद वह नहीं दिखता। तभी सुमन रोते हुए, पापा प्लीज आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो वो जल्लाद गुंडा कुछ भी कर देगा मेरे बच्चे को। तभी पृथ्वी थोड़ी तेज आवाज में, कहना क्या चाहती हो सुमन? क्यों मारेगा आदित्य उसे? तभी राघवेंद्र जी, पहले तुम इधर आओ और बात साफ साफ बताओ कि बात है क्या? तभी सुमन बताती है कि आज सुबह ही उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो पहले तो इग्नोर करती है, पर जैसे ही वो उसे रिसीव करती है उधर से लड़खड़ाते हुए आवाज तिलक की आती है। तिलक बोलता है, माँ। सुमन हड़बड़ाते हुए, क्या हुआ तिलक, कहाँ हो? कहाँ हो तुम? मैं इतने दिन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो। तभी उधर से तिलक रोते हुए, माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो माँ। वह आदित्य मुझे मार डालेगा। वो कभी भी मुझे मार सकता है, माँ प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। इतना कहते ही उसकी एक तेज सी चीख बुझती है, पर दोबारा फोन करने पर वो फोन रिसीव नहीं होता। ये बताने पर ही पृथ्वी और राघवेंद्र एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सुमन चिल्लाते हुए, आप लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मेरा वहां बेटा खतरे में है। तभी एक तेज आवाज ऊपर गुजता है, मेरे मना करने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? आदित्य इस समय बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी आंखें काफी लाल थी, पर वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जैसे इस साम्राज्य का राजा हो, उसके अंदर राजाओं की तेज की तरह झलक रही थी। सुमन उसे देख अपना आपा खो देती है और गुस्से में उसके पास जागाल पर थप्पड़ मारने जाती है। वैसे ही आदित्य उन्हें 2 कदम दूर धकेल देता है और बोलता है, मुझे गंदगी छुए ये बिल्कुल पसंद नहीं। सुमन जैसे ही गिरती है वैसे ही विभा उसके पास जाकर उसको उठाती है। तो आदित्य चिल्लाकर बोलता है, यदि उसे किसी ने सहारा देने की कोशिश की तो वह इस घर से जा सकता है। विभा के कदम रुक जाते हैं। तभी राघवेंद्र, आदित्य तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो तुमसे बड़ी है और तुम्हारे घर की सदस्य है। तभी आदित्य उन्हें अपने आंखों से घूरते हुए, यदि वही सदस्य एक दिन आपको पता चले कि आपकी बेटी के गायब होने में उसी का हाथ है तो कौन सी सजा देंगे आप? ये बात सुनते ही सभी के कान सुनने पड़ जाते हैं, और यह सुनते ही सुमन हकलाने लगती है और बोली, ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तभी आदित्य कुछ बॉडीगार्ड को इशारा करता है और सुमन को यहां से ले जाने के लिए बोलता है, और उन सभी की तरफ देखकर बोलता है, चिंता मत करिए, इन्हें चोट नहीं आएगी, पर इनका बयान लेना बहुत जरूरी है। तभी राघवेंद्र, आदित्य तिलक के बारे में क्या कह रही थी आदित्य उन्हें देखते हुए? आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे पकड़ा है? वो हमेशा अपने गुनाहों का सर मेरे सिर पर फोड़ता है। क्या ये बात आप अच्छे से नहीं जानते? ये बोल दादी की तरफ चला जाता है। राघवेंद्र और पृथ्वी एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे मन में कह रहे हो, जितना तुम भोला बनने का नाटक कर रहे हो उतने हो नहीं। जरूर कुछ बात है कि वो पता करना होगा। आदित्य दादी के पास जाकर बोलता है, लगता है दादी आपने इस घर के नियम को भूल चुकी है। दादी उसे घूरते हुए, ऐसा कौन सा नियम है जो मैं भूल गई हूँ? तभी आदित्य उनको पीछे से पकड़ते हुए, आपको नहीं लगता कि आपकी बहू मायके में कुछ ज्यादा दिन रह गई है, और एक बहू का आगमन भी आपको करना है? ये बात सुनते ही विभा दादी उसी को देखने लगती है। सच बेटा। आदित्य हाँ में सिर हिला के, आप सभी कपूर हाउस पहुंचिए, तब तक मैं भी कुछ काम निपटा कर आता हूँ। वह क्या है ना, एक बहुत लंबी लड़ाई उस आलोक कपूर से लड़कर आनी है, तो आप सब रेडी हो जाए, ये बोल चला जाता है। दादी खुश हो जाती है, विभा जी से बोलती है, बहुत सारी तैयारी करो। राघवेंद्र अपने मन में यह अच्छे से जानता है कि बात को कैसे डाइवर्ट करना है।
वही कपूर हाउस में आन्या के तबीयत को देखते हुए आशिमा ने भी इस समय अपनी कंपनी से लीव ले लिया था, क्योंकि उसे आन्या का ख्याल रखना था। सुधा जी एक डॉक्टर थे, वो घर पर तो ज्यादा रुक नहीं सकती थी, इसलिए दोनों बहनों ने आन्या का काफी ख्याल रखा। इस बीच आन्या थोड़ा बहुत उनसे बात कर लेती थी, पर उस सब में से वो उबर नहीं पा रही थी। उसने आदित्य से मिलने से साफ मना कर दिया था। इसकी सिर्फ एक वजह थी, वो आदित्य से सामना नहीं कर पा रही थी और वह उससे भाग रही थी, पर उसके अंदर दिल में कहीं ना कहीं एक चुभन थी कि आदित्य उससे मिलने नहीं आ रहा। वही आलोक कपूर के लिए ये बहुत अच्छा साबित हुआ। वो ये सोच रहे थे यही मौका है आन्या और आदित्य को अलग करने का। इस बीच कीर्ति की वीर से तो थोड़ी बहुत बातें हुई थी, पर वह भी सिर्फ आन्या को लेकर। उनकी तो शादी ही कुछ ऐसी हालातों में हुई, ली समझ ही नहीं आ रही था कैसे रिएक्ट करे। इधर पूरब और रमेश का कुछ समय से कोई अता पता नहीं चल रहा था। शायद वो लोग कहीं चले गए हुए थे, यह बात आलोक जी को जरा खटकती है। वही इन कुछ समय में यदि किसी का कुछ बदला था तो वो अधीरा और केडी का रिश्ता। अब इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे से अलग थे? ये तो समय ही बताएगा, पर केडी अधीरा के पास आने की कोशिश करता था। वो अपनी बेटी के जरिए वो इस घर में रहता था जहां पर अधीरा का फ्लैट था। अब अधीरा की शादी हो जाने पर वह वहीं राजवंश विला के पास में ही एक घर को खरीदा था, जिसमें वो आशिमा का गृह प्रवेश करना चाहता था। केडी जानता था कि अधीरा आदित्य का साथ नहीं छोड़ सकता, पर जो प्रॉब्लम उनके और उनकी पत्नी के बीच में हुआ था वो अधीरा और आशिमा के लाइफ में नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कितना भी आदित्य के काम से उसे जाना पड़े, पर जितने वो पास रहेंगे उतना ही वो अपने परिवार के पास रहेगा। पर अधीरा के मना करने पर वह आशिमा को अपने बहू के रूप में यहाँ नहीं लाए थे। वो कुछ कह नहीं पाते। अधीरा जानता था कि उसकी अभी उसकी बहन को जरूरत है, इसलिए उसने इस मामले में कोई बात नहीं की। शाम का वक्त था, तभी कपूर हाउस में इस समय सभी लोग बैठे हुए थे। तभी डोर बेल बजती है तो सुधा जी उठकर जाकर दरवाजा खोलते हैं तो सामने राजवंश परिवार को देख वो एक पल के लिए पीछे आलोक को देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर बगल में हो जाती है। अब उनके मन में यही था कि ना जाने कौन सा अब युद्ध शुरू होने वाला है। वो दरवाजा बंद कर देती है, तभी आलोक सभी को आया हुआ देख वो कुछ बोलने ही वाला था, पर कुछ सोच वो कुछ बोलता नहीं। तभी प्रकाश उफनते हुए, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पृथ्वी जाकर सोफे पर बैठ जाता है और प्रकाश के कंधे को पकड़ वो सोफे पर बैठा देता है और बोलता है, छोटे इतना ज्यादा हाइपर मत हुआ करो, तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगी। हम यहाँ पर क्यों आए हैं और बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते। प्रकाश पृथ्वी को घूरने लगता है, तभी आलोक पृथ्वी से बोलता है, पर मैं तो बोल सकता हूँ ना। तभी पृथ्वी थोड़े गुस्से में, आलोक तुम्हें नहीं लगता कि घर पर आए हुए मेहमान को पहले पानी और चाय पूछना चाहिए? ये क्या हमेशा नाक पर गुस्सा लिए हुए घूमते हो? आलोक चिढ़ जाता है और दांत पीसते हुए, मेरी जिंदगी को जहनुम और अशांति तुम्हारे उस लड़के ने फैला रखी है और तुम बोल रहे हो कि मैं चिढ़ रहा हूँ। तभी सुधा जी सभी को बैठने के लिए बोलती है। सभी वहां बैठते हैं तो वो कीर्ति को आवाज लगाती है, तो कीर्ति बाहर आती है तो सभी राजवंश परिवार को देख वो थोड़ी सी सहम जाती है। फिर अगले ही पल वो जाकर सभी के पैर छूती है। आलोक बस तिल मिलाते ही रह जाते हैं। वो सबके पैर छूती है, सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। आखिर सही मामले में यही तो उसका ससुराल था। उसके बाद वो किचन में चली जाती है। तभी दादी पूछती हैं, आन्या कैसी है, कहाँ है वो, अब ठीक तो है ना? तभी आलोक जी बोलते हैं, उसके जिंदगी में उसका वो पति नहीं है, वो खुश है और आगे चलकर और भी बहुत खुश हो जाएगी। तभी बाहर गेट से आते हुए आदित्य बोलता है, वो तो इस जन्म में इम्पॉसिबल नहीं है ससुर जी, क्योंकि इस जन्म में पूरी तरह से वो मेरे लिए बुक है। पर लोगों का कहना है कि जो इस जन्म में एक दूसरे से बंध जाता है वो आने वाले 7 जन्मों में भी एक साथ होता है। अब ऐसे में मेरी बीवी आपके पास रहेगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? ये शोभा थोड़ी ना देता है। आदित्य का ऐसा बोलना, सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। आलोक उसे घूरने लगते हैं। तभी आदित्य मन में, न जाने मेरे चेहरे पर ऐसा क्या है जो देखते ही उबल जाते हैं। आदित्य की इतनी तेज आवाज शायद ऊपर आन्या के भी कान में चली जाती है। आशिमा जो उसके ही पास बैठी हुई थी, आन्या दौड़ती हुई अपने खिड़की के पास चली जाती है और हाल की तरफ झांकते हुए नीचे देखने लगती है। तभी उसकी नजर आदित्य पर पड़ती है तो उसकी पकड़ पर्दे पर कस जाती है और आंखों से आंसू आने लगता है। वो कितने समय बाद आदित्य को देख रही थी। उसका दिल पूरी तरह से धड़क गया था। तकलीफ एक बार फिर बाहर आ चुकी थी। उसका दर्द एक बार फिर से उसे कुरेदने लगा था। पर आशिमा उसे पीछे से कंधे से पकड़ते हुए, शांत हो जाओ बच्चा। आन्या आंसू भरी आंखों से आदित्य को ही देखे जा रही थी। आदित्य को भी आभास होता है कोई उसे बड़ी शिद्दत से देख रहा है। वो अपनी नजर जैसे ही ऊपर करता है वैसे ही आन्या खिड़की से हट जाती है। हिलते हुए पर्दे को देख आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और मन में बोलता है, इतनी बेकरारी देखने की तो फिर ये दूरी क्यों मिसेज राजवंश? पर कोई नहीं, मैं हूं ना उस दूरी को मिटाने के लिए। हर दर्द हर जख्म आपके अंदर से खींचकर निकालकर बाहर फेंक दूंगा। तभी आलोक जी बोलते हैं, जिस उम्मीद से तुम यहाँ आए हो वो तुम्हारी उम्मीद कभी पूरी नहीं होने वाली है। तभी आदित्य और वीर जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं।
वीर भी आदित्य के साथ ही आया हुआ था और आदित्य तो आलोक जी के पास ही एकदम चिपक कर बैठ जाता है और बोलता है, क्या ससुर जी यह कैसी आप एकदम बच्चों की तरह जिद करने लगे हैं, ये बोल उनके गाल खींच देता है। ये देख सभी मुस्कुरा देते हैं। तभी प्रकाश जी, छोड़ो मेरे भाई को। तभी आदित्य उनको देखते हुए, मतलब आपको बीच में टपकना जरूरी है। बात बहुत आगे बढ़ती तभी राघवेंद्र जी पृथ्वी को इशारा करते हैं। पृथ्वी आलोक से, चलो हम कुछ देर मुझे तुमसे बात करनी है। आलोक, मुझे पता है तुम लोगों को किस मामले में बात करनी है, जो बात होगी यही आमने सामने होगी। तभी राघवेंद्र जी, आलोक लगता है बड़ों का संस्कार एकदम तुम्हारे अंदर से खत्म हो चुका है। हम चाहते हैं तुमसे 5 मिनट बात करना, उम्मीद है कि मेरी मान रखोगे। ये बोल उठकर खड़े हो जाते हैं और आलोक कुछ बोल नहीं पाता और वो गुस्से में अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। उसी के साथ साथ पृथ्वी भी पीछे चले जाते हैं। राघवेंद्र जी जब जा रहे थे तो आदित्य उन्हें कुछ इशारा करता है। राघवेंद्र हाँ में सिर हिला वहां से निकल जाते हैं। उन सभी के स्टडी रूम में चले जाने के बाद कीर्ति सभी के लिए चाय और पानी लेकर आती है। तभी उसकी नजर सामने बैठे वीर पर पड़ती है तो वह थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है। वीर की नजर भी कीर्ति पर पड़ती है तो वो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। पिंक कलर के सूट में, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में भरी हुई चूड़ियां, बला की खूबसूरत लग रही थी। वीर की नजर तो बराबर उसी पर टिकी हुई थी। तभी दादी बोली, लेने ही आए हैं, इतना भी शिद्दत से मत घुरो, कुछ तो शर्म करो। वीर जेब जाता है। विभा सुधा से कहती है, सुधा हम कीर्ति की भी विदाई करवाने के लिए आए हैं। हो सके तो जो भी तैयारी तुमको करना हो कर लो, क्योंकि आज कीर्ति अपने ससुराल जाएगी। यह सुनते ही सुधा जी की आंखें थोड़ी नमसी हो जाती है। कुछ देर बाद वो सभी लोग बाहर आते हैं। आलोक जी अपने स्टडी रूम से बाहर आते हैं तो चेहरा थोड़ा तना हुआ था। आदित्य एक नजर राघवेंद्र जी को देखता है तो वो हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी आदित्य उठकर खड़ा होता है और बोलता है, आप लोग बैठकर एक दूसरे से बात करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है तो पीछे से आलोक बोलते हैं, अगर मेरी बेटी की जाने की मर्जी नहीं होगी तो तुम उसे यहाँ से ले नहीं जा सकते। आदित्य कुछ बोलता नहीं और वो ऊपर चला जाता है। वहीं आन्या न जाने कब से रो रही थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, उसे एक डर सा लग रहा था। तभी आदित्य जैसे वहां पर जाता है, वैसे ही आशिमा की नजर आदित्य पर पड़ती है। आन्या अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपा चुपचाप बैठी हुई थी। तभी आदित्य आशिमा को इशारा करता है तो आशिमा वहां से चली जाती है। आदित्य जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही आन्या को आभास हो जाता है और वो खुद में और भी अपने आप को समेट लेती है। आदित्य जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है और उसे कंधे पर हाथ रख देता है। आज आदित्य ने जब आन्या को छुआ तो उसके दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। ना जाने कब से वो आन्या को अपने पास महसूस करना चाहता था, उसके दुख और तकलीफ को बांटना चाहता था। पर वह जानता था आन्या उसे फेस ऑफ नहीं कर पा रही है, और अगर वो उसके पास तुरंत जाता तो वो घबराहट के मारे न जाने अपने साथ क्या करती। वो उसे समय देना चाहता था लेकिन अब उसे और ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी। तभी आदित्य आन्या से बोलता है, मिसेज राजवंश, नहीं मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे तकलीफ को इस समय बढ़ाना चाहता हूँ। ये जितना समय तुम्हें चाहिए था वह मैं दे चुका हूँ। जो भी बात होगी हमारे घर पर होगी। हमारा घर सुन आन्या के आंखों से आंसू आ जाता है। उसे तो लगा था आदित्य तो उसे अपनाएगा ही नहीं। एक पति का बड़ा भाई ही उसे उसके वाइफ का रेप किया हो, छुआ हो, कोई पति कैसे बर्दाश्त कर सकता है। यही बात आन्या को दिन पर दिन खाए जा रही थी और यही डर उसका हमेशा बना रहता था। पर उसे क्या पता था, उससे ज्यादा तो आदित्य उसके लिए पागल था। पर वह अपना पागलपन इन दुनिया के मंसूबों में कभी दिखा नहीं पाया, पिसता चला गया। तभी आदित्य आगे बोलता है, अभी तुम्हें कीर्ति के बारे में सोचना चाहिए। कीर्ति की शादी वीर से हुई है और अभी तक तुम्हें खुश देखने के लिए अपने ससुराल तक नहीं गई हुई है। कब तक ऐसे मुंह मोड़ पर बैठी रहोगी। आन्या के आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और आवाज में सिसकियां निकलने लगती है और तभी आदित्य उसके कंधे को कसकर पकड़ बोलता है, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात करना चाहती हो और शायद नहीं भी करना चाहती हो, पर जो भी बात होगा हम दोनों के बीच में होगा, तो प्लीज अभी के लिए मान जाओ। आन्या ये सब जैसे ही सुनती है वो पीछे मुड़कर आदित्य के कमर को चारों तरफ से पकड़ लेती है और उसे कसकर पकड़कर सिसकने लगती है। आदित्य इस समय खड़ा था और आन्या बेड पर बैठी उसकी कमर के चारों तरफ उसे लपेटकर उसके पेट से अपना सर टिकाया सिसकती रहती है। आदित्य उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, नहीं तो मेरा दर्द जब बाहर आएगा ना तो तुम संभाल नहीं पाओगी। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द नीचे आओ। अपने आप से जबरदस्ती छुड़ाता है और बाहर निकल जाता है क्योंकि वह आन्या के दर्द को अभी के बाहर नहीं लाना चाहता था और वह ज्यादा देर रुकता आन्या के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे अभी यहाँ से जाना था। नीचे जब आदित्य पहुंचता है तो सभी उसे देखने लगते हैं। तभी आदित्य दादी की तरफ देखकर बोलता है, दादी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है आपसे, आप सभी चले जाना, मैं फिर टाइम पर पहुंच जाऊंगा। वीर, मैं भी चलता हूँ। आदित्य वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए, नहीं तुम सभी के साथ ही आना, मैं ठीक हूँ। वीर समझ जाता है कि आदित्य कहाँ जा रहा है। तो वही आदित्य को जाते हुए आलोक जी पृथ्वी से बोलते हैं, ऐसे संभालेगा मेरे बच्ची को।
इसका कदम घर के अंदर रुकता ही नहीं है। वो क्या ध्यान देगा? पृथ्वी अपने सर पर हाथ रखते हुए, आलोक मुझे कभी कभी तुम किसी जिद्दी बच्चे की तरह लगते हो जिसको जबरदस्ती किसी में भी कमी निकालना है। इस बात पर सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है तो वही आलोक पृथ्वी को घूने लगते हैं। एक पृथ्वी था जिनकी बातें आलोक बर्दाश्त कर लेता था, नहीं तो मजाल है कि कोई उसे एक शब्द बोल सके। कुछ देर बाद आशिमा कीर्ति को रूम में तैयार कर रही थी। उसकी आंखें हल्की सी नम थी, उसे आज महसूस हो रहा था जैसे वो अकेली हो गई हो। तभी सुधा जी वहां पर पहुंचती है। कीर्ति को लाल रंग के जोड़े में तैयार देख उनकी आंखें छलक उठती है। तभी उनकी नजर आशिमा पर जाती है। वो उन दोनों के पास जाती है और उन दोनों को ही गले लगा लेती है। दोनों ही सुधा जी को पकड़ रो देती है। सुधा जी दोनों को ही बिस्तर पर बैठाती है और कृति की तरफ देखकर कहती है, कीर्ति मुझे पता है मेरा बच्चा तुम सब कुछ संभाल लोगी और तुम्हारे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसे तुम जवाब मुझे जानना चाहती हो। पर बेटा सब समय पर छोड़ दो, सब पता चल जाएगा तुमको। तुम वहां पर अपना परिवार का और आन्या का ध्यान रखना, मेरे बच्चे। कीर्ति हाँ में सिर हिलाती है। तभी सुधा जी आशिमा की तरफ मुड़ते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में रख उसके माथे को चूम लेती है। मैं तुम्हारे दर्द को समझ पा रही हूं, पर बस थोड़ा इंतजार करो बेटा, आधिरा गलत नहीं है। आशिमा के जो मन में एक सवाल था वो आज पूछ लेती है, बड़ी माँ आप उसे कैसे जानती है? सुधा मुस्कुराते हुए, वो मेरे भाई का बेटा है। ये सुनते ही कीर्ति और आशिमा उन्हें देखने लगती है। तभी सुधा जी बोलती है, बस इतना समझ लो वो चोट खाया हुआ इंसान है और समय के हिसाब से वो पत्थर दिल का हो चुका है। वो हर किसी के लिए अच्छा नहीं है, पर बस तुम इतना जानना, यदि उसने तुम्हें चुना है तो वो तुम्हें सच में दिल से प्यार करता है। उसका तरीका गलत हो सकती है और उसकी मोहब्बत नहीं। बेटा बस कुछ समय दो, सब ठीक हो जाएगा। आशिमा के दिल में आज थोड़ी तो सुकून मिलता है ये सुनकर कि अधीरा गलत नहीं है, लेकिन अधीरा जो उसके साथ किया था वो कभी भूल नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद आशिमा कीर्ति को लेकर नीचे आती है। कीर्ति को देख वीर की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। लाल रंग के खूबसूरत सी बनारसी साड़ी में, बालों में जुड़ा लगाए, पूरी साज श्रृंगार के साथ वो काफी खूबसूरत नई विवाहित जोड़ा लग रही थी। दादी जाकर उसकी बलाए लेती है। आलोक जी एक नजर कीर्ति को देखते हैं, पर कीर्ति की नजर जैसे ही आलोक पर जाती है वो अपना चेहरा घुमा लेते हैं। ये देख सुधा जी को काफी तकलीफ होती है। तभी सुधा जी आन्या को लाने के लिए जैसे ही ऊपर जाने वाली होती है वैसे ही देखती है कि आन्या बैग लिए नीचे आ रही है। ये देख सुधा जी को एक सुकून सा आता है, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानती थी आन्या पहले जैसी सिर्फ आदित्य के साथ हो सकती है। और आन्या को आता देख आलोक का भी जो एक विश्वास था कि आन्या नहीं जाएगी वह टूट जाता है। पर उन्हें अपने और राघवेंद्र जी के बीच की बातें याद आती है तो वह चुप हो जाते हैं। आन्या नॉर्मल सा सूट ही पहना हुआ था। वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गई थी। वो जैसे ही नीचे आती है वैसे ही विभाजी उसके पास जाती है और उसकी बगल से उसको पकड़ लेती है। आन्या उनके सहारे चलने लगती है। वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वह अपने नजरें ऊपर नहीं करती, वो किसी से भी सामना नहीं करना चाहती थी और यह बात हर कोई समझ रहा था, पर उसे कोई प्रेस नहीं करता है। कुछ देर बाद पूरे विधि विधान से कीर्ति की विदाई होती है। कीर्ति सभी का पैर छूती है। वह जैसे ही आलोक जी के पैर छूने जाती है, आलोक जी दो कदम पीछे होकर कीर्ति को बड़े बेरुखी से बोलते हैं, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ। तुम जा सकती हो। कीर्ति का दिल तड़प उठता है, उसके आंख से आंसू गिर जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद सभी राजवंश विला पहुंचते हैं। इस समय रात के 8 बजे बज रहे थे। गाड़ी जैसी राजवंश विला पहुंचती है वैसे ही सभी दरवाजे पर आते हैं तो विभा जी पहले अंदर चली जाती है। तभी शिवी अपने हाथों में एक कलश लिए और मीना एक थाल लिए अंदर आती है। पहले विभा आन्या की आरती उतारती है और उसके माथे पर तिलक लगा उसे आरती देती है। उसके बाद वो उसे अंदर बुलाती है। फिर पूरे विधि विधान से कीर्ति का गृह प्रवेश होता है। विभा दोनों का तिलक करती है और दोनों के ऊपर चावल के अक्षत छिड़कती है और आरती उतारती है। आन्या एक नजर उठाकर उन दोनों को देखती है। तभी वह कलश डोर पर रख देती है तो कीर्ति उसे अपने दाएं पैर से उसे आगे को पुश करती है और फिर आरती की थाल में अपने पैर का छाप छोड़ते हुए घर के अंदर चली जाती है। दादी शिवी कीर्ति को उसके रूम में जाकर छोड़ देने के लिए बोलती है। वो कीर्ति को उसके रूम में लेकर चली जाती है। आन्या सभी के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। आन्या को इस तरह अनकंफर्टेबल देख शिवी की नजर जब आन्या पर पड़ती है तो वह आन्या को पकड़ बोलती है, चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ देती हूँ। ये बोल वो उसे ले जाती है। आज घर में एक खुशी भी थी तो एक माहौल में एक तकलीफ भी थी, पर सभी आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा ये सोचकर सभी समय पर छोड़ देते हैं। कीर्ति का और आन्या का खाना उनके रूम में ही पहुंचा दिया जाता है। रात का सभी लोग डिनर करते हैं, उसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर आदित्य अपने कदम घर में रखता है। उसकी आंखें इस समय लाल थी और शर्ट पर कई जगह उसके खून लगे हुए थे। शायद वह आन्या के दर्द को देखकर अपना गुस्सा कहीं उतारने गया था। वह अपने रूम में जाने लगता है। तभी वह वीर की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि वीर के रूम में तो कीर्ति होगी। वो तुरंत एक फोन पर मैसेज डाल रूम में चला जाता है।
कुछ देर बाद वीर एक कपड़े लिए गेस्ट रूम में जाता है और आदित्य को देता है। आदित्य शावर लेने के किए चला जाता है, फिर जाकर कपड़े चेंज करता है तो वीर बोलता है क्या हुआ, तू उसे मार क्यों नहीं देता? इस तरह से तू उसे क्यों तड़पा रहा है? आदित्य गुस्से में, जिस तरह उसने मेरी जान को तड़पाया है वो इस तरह तड़प तड़प के मारेगा। तभी वीर, अगर घर वालों को पता चला इस बारे में तो जानते हो क्या होगा? तभी आदित्य, ना ही घर वालों को ये बात पता है कि तिलक ने रिद्धिमा के साथ क्या किया है तिलक ने, और ना ही किसी को ये सबूत भी मिलेगी कि मैं तिलक के साथ क्या किया है। मैं उसकी जिंदगी हेल बनाकर रख दूंगा। ये बोल वो वहां से चला जाता है। वीर के मन में तिलक के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, वो एक हैवान था और हैवान को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता। वो एक गहरी सांस लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। उधर आदित्य अपने कमरे की तरफ चला जाता है। आदित्य जब अपने रूम में जाता है तो देखता है आन्या रूम में नहीं होती है। वो समझ जाता है आन्या कहाँ है। वो बालकनी का दरवाजा जैसे ही खोलने लगता है दरवाजा बाहर से बंद होता है। आदित्य लगातार दरवाजा खटखटाता है पर आन्या नहीं खोलती। वो झूले पर बैठी चुपचाप सामने देख रही थी, उसकी आंखें एकदम लाल थी। आदित्य, आन्या ओपन द डोर, पर आन्या दरवाजा नहीं खोलती। लगभग 1 मिनट बीत जाते हैं पर अब आदित्य का अपना होश खोने लगता है। वो गुस्से में एक जोर से मुक्का विंडो पर मारता है तो आन्या अपने आप में ही सिमट जाती है। कुछ ही देर में दरवाजा खोलने की आवाज आती है तो आन्या सकपका जाती है। आदित्य अंदर आता है तो देखता है आन्या झूले पर बैठी हुई है। वो आन्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसको जबरदस्ती खड़ा करता है और उसे झटका से बालकनी की रेलिंग से सटाकर बोलता है क्या हो रहा है मिसेज राजवंश? क्यों कर रही हो ऐसे? आखिर क्यों? आन्या अपना चेहरा घुमा लेती है पर आदित्य से नजरें नहीं मिलाती। आदित्य उसके गालों को जोर से पकड़ते हुए अपनी तरफ कर, मेरी तरफ देखो मिसेज राजवंश, जब बात करता हूं तो मेरे से नजरें मत हटाया करो। आखिर हुआ क्या है? आन्या की आंखों से आंसू आ जाता है। तभी आदित्य, इतनी बेरुखी दिखा, ये सब करके तुम क्या हासिल करना चाहती हो? डैमेर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, बताओ। आन्या फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी और आन्या का इस तरह कुछ ना बोलना आदित्य को खल रहा था। वो गुस्से में वहीं पर लगे कांच के बल पर जोर से मारता है जैसे अपना गुस्सा ठंडा कर रहा हो, क्योंकि वो आन्या को तकलीफ नहीं देना चाहता था। उसके ऐसा करने से उसके हाथों से खून निकल जाता है। ये देख आन्या घबराकर आदित्य के पास जाती है तो आदित्य आन्या का हाथ झटक देता है और बोलता है मुझसे दूर रहना, और जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी मेरे पास आना भी मत। आए, दर्द सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है, दर्द मेरे अंदर भी है। गुस्सा सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं, गुस्सा मेरे अंदर भी है। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर कुछ अच्छा मेरे साथ भी नहीं हुआ है। मेरी सिर्फ गलती इतनी है कि मैं तुम्हें सही समय पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर उसकी सजा मैं भी भुगत रहा हूं। ये सब सुनते ही आन्या की आंखों से आंसू बढ़ जाते हैं और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। आदित्य उसके पास जाता है और आन्या का चेहरा ऊपर कर, मेरी तरफ देखो आन्या प्लीज। 1 महीने की तड़प बहुत होती है। तुमने इस बीच मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, मुझे अपने पास भी नहीं आने दिया, क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए। अब आन्या को भी अपने अंदर धीरे धीरे गुस्सा करने लगता है और वह आदित्य को अपने आप से दूर धकेल देती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, क्यों आप यह मुझसे पूछ रहे हैं, क्यों? ये बोल वह रोने लगती है। आदित्य यही तो चाहता था कि आन्या अपने अंदर की सारी दर्द उसके आगे निकाले। तभी आन्या गुस्से में आदित्य पर चिल्लाते हुए, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप मुझे छोड़कर नहीं गए होते तो मेरे साथ ये सब कभी नहीं होता। क्यों गए मुझे छोड़कर? ये बोल आदित्य के सीने पर मुक्के मारने लगती है। आदित्य उसके हाथों को पकड़ उसके लिए, आई एम सो सॉरी। जानता हूँ सॉरी से कुछ ठीक नहीं हो सकता, पर आन्या ऐसी सिचुएशन ही हो गई थी कि मुझे वह घर छोड़ जाना पड़ा। आदित्य बचपन की बात बता रहा है, जो वह शिवी के किडनैप होने के बाद घर पर इल्जाम लगने की वजह से वह घर छोड़ गया था। आदित्य, हर किसी का इल्जाम मेरे और मेरी मां पर लगता था। इस वजह से मैं वह घर छोड़कर चला गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे नाम पर तुम्हारे साथ इतना कुछ हो जाएगा। ये सुनते ही अन्य की पकड़ आदित्य पर कस जाती है। वो रोते हुए वहीं पर बैठ जाती है और वो बोलती है, क्यों बचाने नहीं है आए आदि? आप मुझे क्यों? आप बोलते थे ना तुम्हारे तकलीफ में मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर क्यों आप मेरे साथ नहीं रहे? क्यों मेरे साथ इतना कुछ हो गया? आदित्य के आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर खुद के आंसू पोंछ वह आन्या के पास बैठ जाता है। वो आन्या के चेहरे को हाथों में लेते हुए, आन्या, मैं वो समय तो वापस नहीं ला सकता, पर प्लीज अपने आप को संभालो और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मैं वो हर इंसान को सजा दूंगा और दे रहा हूं, पर प्लीज खुद को संभालो। आन्या रोते हुए, नहीं, मैं नहीं संभाल सकती खुद को, और आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपके लायक नहीं हूं। मुझे न जाने कितने मर्दों ने छुआ है। ये कह आदित्य को अपने आप से दूर धकेल 2 कदम दूर बैठ जाती है। ये बात जैसे ही आदित्य सुनता है उसका दिल तड़प जाता है और उसका गुस्सा फिर से एक बार बढ़ने लगता है उन सब लोगों के ऊपर जिसने उसकी इस प्यारी सी जान को आज इस हद तक तोड़ दिया था। वो फिर से आन्या के पास जाते हुए, आन्या मेरी बात सुनो। पर आन्या नहीं सुन रही थी, वो लगातार आदित्य को अपने आप से दूर धकेल रही थी। तभी आदित्य उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसका चेहरा ऊपर कर उससे बोला, क्या तुम्हारी सांसों में मैं हूं या कोई और है?
क्या तुम्हारे रूह में मैं हूं या कोई और? क्या तुम्हारे दिल में मैं हूं या वह सब है? बताओ आन्या। आन्या बस रोती रहती है, कुछ बोलती नहीं है। आदित्य वैसे ही उसे अपने गोद में लिए उसका चेहरा ऊपर कर बोलता है, तुम मेरे लिए कभी भी मैली नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारे इस शरीर से प्यार नहीं किया है। मैंने तुम्हारी रूह से, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है, और तुम मेरे लिए कभी भी मैली नहीं हो सकती हो। ये सुनते ही आन्या आदित्य के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आन्या रोते हुए बोलती है, आपको पता है आपके उस भाई ने मेरे साथ सब कुछ किया। आदित्य की मुट्ठी कस जाती है। जिस हाथ में उसके चोट लगी थी उसे हाथ की मुट्ठी कसने से खून और रिसने लगता है। आन्या रोते हुए बोलती है, उन सब ने मेरे साथ आपके रिधिमा को जीते जी खत्म कर दिया। आदित्य उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आन्या के दर्द से बाहर कैसे लाए। तभी आदित्य उसका चेहरा ऊपर कर अपने हाथों में लेते हुए, मुझे देखो ना प्लीज आन्या। आन्या अपनी आंखें खोल आदित्य को देखती है तो आदित्य उसके और करीब आते हुए, जितना रोना है रो लो, जितना दर्द निकालना है निकालो। पर आदित्य राजवंश तुमसे प्रॉमिस करता है कि उसने रिधिमा को तो कभी बचा नहीं पाया, पर अपनी पत्नी आन्या को कहीं कुछ भी नहीं होने देगा। वो तुम्हें किसी को छूने भी नहीं देगा। अब तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम रहोगी। प्लीज आन्या, एक बार अपने इस आदित्य को माफ कर दो। आन्या उसके सीने से लग जाती है और रोने लगती है और बोलती है, कैसे माफ कर दूं? ये दिल कहता है कि आपको माफ कर दूं, पर यह दिमाग बोलता है कि नहीं, मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगी। आदित्य आन्या को देखते हुए, तुम्हें अपना गुस्सा निकालना है ना, मुझे मारो, मुझे सजा दो, चाहे जो करो, लेकिन प्लीज इतनी बेरुखी मत दिखाओ। आन्या बोलती है, मैं आपसे एक बात पूछूं? आदित्य हाँ में सिर हिलाता है तो आन्या बोलती है, क्या मेरे मना करने के बावजूद आप मेरे पास आते थे? ये बात सुनते ही आदित्य चुप हो जाता है। आन्या के कपूर हाउस जाने के बाद आदित्य आन्या से मिलने जाता था, पर आन्या ने मिलने से साफ मना कर दिया था कि उसे आदित्य से नहीं मिलना है। इसकी वजह दो थी कि एक तो वह आदित्य से नजर नहीं मिलाना चाहती थी, और दूसरी वजह वो कहीं ना कहीं आदित्य की दुश्मनी की वजह से वो इसमें पीस चुकी थी। और उसे लगता था कि आदित्य पता नहीं तिलक को सजा देगा कि नहीं, क्योंकि वह उसका भाई था। वह अपने आप को समय देना चाहती थी, पर आन्या के बातों का मान रखते हुए आदित्य उसके पास नहीं गया। वह आन्या को ठीक होते देखना चाहता था, क्योंकि आन्या अपने आप को तकलीफ देने की धमकी देती थी। लेकिन हर रात को आना पैनिक करती और उठ जाती है, वह सो नहीं पाती थी, उससे उन्हें दरिंदों का चेहरा नजर आता था। जब ये बात कीर्ति ने वीर को बताई और वीर ने आदित्य को आदित्य से रहा नहीं गया, इसलिए वो कीर्ति की मदद से आन्या के सो जाने पर वो खिड़की के रास्ते से आन्या के रूम में जाता था और उसे अपनी बाहों में लेकर सोता था, और जब भी आन्या उसकी बाहों के घेरे में होती थी वो सुकून से सोती थी। पर जैसे ही सुबह वह उठती थी वहां आदित्य नहीं रहता था, पर उसके एहसास को कभी नहीं भूल सकती थी। उसे एहसास होता था कि आदित्य यहाँ पर आया है, और कीर्ति के पूछने पर कीर्ति साफ मना कर देती थी कि आदित्य नहीं आया है। आन्या के ऐसे सवाल पर आदित्य को चुप देखती है तो उसका जवाब मिल चुका था। आन्या फीकी मुस्कुराहट के साथ आदित्य को अपने आप से दूर कर देती है और बोलती है, आप मुझे सजा मांग रहे हैं ना? जब मैं आपको अपने से कुछ दिन दूर रहने के लिए कहा तो भी आप नहीं माने। क्या समझूं मैं इसको? आदित्य आन्या को पकड़ने जाता है तो आन्या एक कदम दूर होकर बोलती है, आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं तो यदि मैं किसी से बचने के लिए सुसाइड कर सकती हूँ तो गुस्से में खुद को मार भी सकती हूँ। मुझे इस समय अकेलापन चाहिए। अकेलापन। ये सुनते ही आदित्य के कदम हल्के हो जाते हैं और वह वहीं पर रख सोफे पर बैठ जाता है। कुछ देर तक शांति रहती है। आदित्य आन्या को बिना देखे अपना सिर नीचे जमीन पर किए ही बोलता है, क्या चाहती हो आन्या तुम, जिससे तुम्हें सुकून मिले? वो सब करने को तैयार हूं। तो आन्या रोते हुए बोलती है, आदित्य मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती और नहीं आपसे दूर रहना चाहती हूँ, पर फिर भी मैं आपकी नजदीकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समय चाहिए। आदित्य बिना भाव से, कितना समय है आन्या? आन्या अपने दिल पर पत्थर रखते हुए, जब तक कि मैं खुद आपसे पहल ना करूं तब तक। आदित्य कसकर अपनी आंखें बंद कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूं, पर मैं तुम्हारे पास फिजिकली नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है। आन्या आदित्य को देखने लगती है तो आदित्य बोलता है, तुम मुझे अपनी केयर करने से नहीं रोक सकती, एक पति होने के नाते मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। ये बोल वो आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। आन्या बस आदित्य को देखते रहती है। आन्या को बेड पर बैठाता है और वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद खुद फ्रेश होकर आता है और एक टॉवल में पानी से भिंगाकर बाहर लाता है और पास में बैठकर आन्या के पूरे चेहरे को साफ करने लगता है। ये सब देख आन्या के आंखों से फिर से आंसू आ जाता है। पर आदित्य बिना कुछ कहे उसका पूरा चेहरा साफ करता है, उसके बाद में नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद वो खाना गर्म करके रूम में आता है और बैठकर आन्या को खाना खिलाने लगता है। आन्या बस उसे देखती रहती है और फिर आदित्य जो हाथ उसे खिलाने के लिए बढ़ा रहा था उसे आदित्य के मुंह की तरफ मोड़ देती है तो आदित्य उसे खा लेता है। दोनों के बीच खामोशी जन्म ले चुकी थी, पर परवाह दोनों को ही एक दूसरे की थी। दोनों ही एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे, पर दोनों ही एक दूसरे के लिए अपने आप को कुछ समय देना चाहते थे।
ना ही आन्या की गलती थी नहीं आदित्य की, पर समय ऐसी चक्र चलाया था कि दोनों ही अपने अपने वजह से पीस गए थे। आदित्य जिसकी गलती ना होकर भी उसकी गलती हर किसी ने लगाया था। आज आदित्य पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि बचपन से उसके ऊपर इल्जाम लगाता है और आज खुद उसकी बीवी ने उसके साथ अपने हुए इस हादसे का जिम्मेदार आदित्य को माना। आखिर उसकी भी क्या गलती थी, उसने नहीं कहा था कोई उससे दुश्मनी ले, वह तो घर के तानों से वह इस घर से बाहर चला गया था। वह गुस्सा जरूर था पर उसे क्या पता था कि उस बीच उसके पीछे आन्या के साथ इतना कुछ हो जाएगा, नहीं तो वह कभी उससे दूर नहीं जाता। उसे क्या पता था कि उसका ही भाई उसके प्यार का दुश्मन बन बैठा है और इतना नफरत पाले बैठा है कि वह उसकी जिंदगी तहस नहस कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ आन्या ये जानते हुए भी कि आदित्य ने ये सब नहीं किया, पर वह अपने साथ हादसा को भुला नहीं पा रही थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब उसने कहा था कि आदित्य उसे नहीं छोड़ेगा, तो तिलक हंसते हुए बोलता है कि आदित्य उसका भाई है और वह राजवंश परिवार का बेटा है, वो उसे कभी हाथ नहीं लग सकता। ये जानते हुए कि तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाला मैं हूं, ये बात आन्या के दिल में जैसे बैठ चुकी थी। उसे लगता था कि सच में आदित्य उस इंसान का कुछ नहीं करेगा। आदित्य की दुश्मनी की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी और वह आदित्य के पास जाने में उसे इतनी हिचकिचाहट था और अपने साथ हुई दरिंदगी की उसे बार बार उसे उससे दूर जाने को कहती है। वहीं आन्या को खाना खिला उसे मेडिसिन दे देता है और वो जैसे ही उसके करीब उसके होठों के पास जाता है, आन्या अपना चेहरा घुमा लेती है। ये देख आदित्य का दिल में दर्द उठता है और वह वहां से उठकर तुरंत चला जाता है। आन्या उसके जाते ही आंखों में आंसू आ जाता है और वह बिस्तर पर लेट जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने बार एरिया में चला जाता है और वहां पर रखे सारे शराबों भरी बोतलों को अपने हाथों से तोड़ने फोड़ने लगता है, जब तक कि उसके दिल को थोड़ी सी भी सुकून नहीं मिलता और वह वहीं पर टेबल से लगकर बैठ जाता है। आज उसे फिर से अपने आप को अकेला महसूस हो रहा था, जैसे उसका इस दुनिया में कोई ना हो। आखिर एक वही तो थी जो उसकी नफरत के बावजूद लेकिन उससे प्यार किया था। उसकी माँ के अलावा आन्या ही उसकी दुनिया थी और आन्या ही उसे अपने दुनिया में आने नहीं दे रही थी। वो वहीं पर रोते हुए सिर टिक देता है और बोलता है, क्यों आन्या, क्यों क्यों मुझे ऐसी गलती की सजा दे रही हो जिसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है। तुम अपने एहसासों से मुझे दूर करना चाहती हो जो कि तुम खुद रह नहीं पाओगी। दूर रहकर तुम खुद पल पल तड़प कर खुशी ढूंढना चाहती हो, क्यों? तभी रूम का दरवाजा खुलता है। आदित्य समझ जाता ही कौन है। वह नहीं उठता। वीर आदित्य के पास जाता है और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। तो आदित्य बोला, चले जाओ वीर, नहीं तो तुम्हें मेरी मनहूसियत भी लग जाएगी। वीर, कैसे छोड़ दूं अकेला तुम्हें? जिस समय मुझे सर पर किसी का छाया चाहिए था उस समय तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तो कैसे तुम्हें छोड़ दूं? दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है पर यह वीर नहीं, कभी भी नहीं। और मुझसे ज्यादा तुमको कोई नहीं जानता कि तुम आखिर आदित्य से असर कैसे बने हो। ये सिर्फ मैं जानता हूं और एक दिन आन्या भी तुम्हें समझेगी। इस समय उसके घाव हरे हैं, उसे नहीं पता, इसलिए जब तक वो संभल नहीं जाती है उसे समय दो। आदित्य कुछ नहीं बोलता, उसके गोद में सिर्फ किसी बच्चे की तरह लिपट जाता है और वीर उसके सर को सहलाने लगता है। आखिर वही दोनों थे जो एक दूसरे के दर्द के दवा थे। पर कोई तीसरा भी था जो ये सब देख रहा था, वो कोई और नहीं, पृथ्वी था। आज अपने बेटे को इस तरह टूटा बिखरता देख उनका दिल तड़प सा जाता है। आज उन्हें महसूस हुआ कि अपने प्यार और दर्द में अपने बेटे के दर्द को तो देख ही नहीं पाए। पृथ्वी जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। आज उन्हें एहसास होता है कि वह अपने बेटे से कितने दूर हो चुके हैं। वह अपने प्यार, अपने पत्नी के दर्द में इतनी मजबूर हो गए कि उन्हें अपने बेटे के दर्द को तो देख ही नहीं पाए, जो बचपन से बाप के रहते हुए भी अनाथ हो गया। ये जानते हुए भी कि आदित्य के लिए उसकी माँ और उसके पापा ही सब कुछ थे। अचानक वो परिवार में छोड़ गए और आदित्य से मुंह मोड़ लिए। आखिर क्यों? वो खुद से सवाल करते हैं। आज उन्हें अपने ही शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। आज उन्हें महसूस हो रहा था कि वह एक नाकारा बाप है जो अपने बेटे की तकलीफ को अपने बेटे पर एक अपनी छाया नहीं दे पाए। न जाने कितने साल हो गया है उनके बीच बैठकर बात किए हुए बात होती है तो सिर्फ तिरस्कार से। पास्ट की हुई सब वाक्य को याद करते हैं तो आदित्य तो पृथ्वी से दूरी बना लेता है, तो वही पृथ्वी भी धीरे धीरे अपने गम से उभरते हैं। लेकिन वह आदित्य के धीरे धीरे बदलते व्यवहारों से और उसके बाद में माफिया में नाम सुनने से वो उसे दूर होते चले जाते हैं। पर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अगर वह अपने बेटे के साथ होते, पास होते, तो शायद आज उनका बेटा उनके पास होता। उन्होंने ये तो समझने की भी जहमत नहीं उठाई कि आखिर उनका बेटा इतना बड़ा माफिया बना ही क्यों। यह एक बहुत बड़ा राज था जो सिर्फ शायद वीर जानता था। वो वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं, पर कोई और था जो विंडो से आदित्य और वीर को इस तरह से देख रहा था। वो कोई और नहीं, आन्या थी। आन्या जो पानी पीने के लिए उठती है और उसे आदित्य कहीं नहीं दिखता। उसका दिल न जाने क्यों घबरा रहा था। वो भले ही आदित्य को अपने आप से दूर कर रही थी, इसकी वजह एक ये थी कि अपने साथ हुई हादसों की वजह से वो आदित्य की नजदीकी से अनकंफर्टेबल हो रही थी। अक्सर ऐसा ही होता है, जब किसी के साथ इस तरह से दरिंदगी होती है तो उसे हर इंसान वही नजर आने लगता है। आन्या खुद को समय देना चाहती थी और इसलिए उसने आदित्य से दूरी बनाई थी। उसके मन में यही था कि आदित्य पृथ्वी के साथ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पृथ्वी का इतना कॉन्फिडेंस भरा शब्द आन्या को अंदर तक तोड़ चुका था।
वह ये जानना चाहती थी कि आदित्य के लिए उसका परिवार इम्पोर्टेंट है या वह। उसे तो ये तक नहीं पता था कि आखिर पृथ्वी है कहाँ। क्या उसे आदित्य ने सजा दी? पर जिस तरह से आदित्य को इतना टूटता बिखरता देखती है उसके भी एक दिल में दर्द होता है। वो अपने आंसू भरी आंखों से वापस अपने रूम में चली जाती है। वही पृथ्वी अपने कमरे में वापस आते हैं तो विभा जी बैठी उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वो पृथ्वी को देखकर बोलती है, क्या हुआ पृथ्वी, इतना देर कैसे लग गई? पृथ्वी कुछ नहीं बोलता और जाकर बेड पर बैठ जाता है। पृथ्वी का चेहरा इतना उदास और परेशान देख विभा उसके हाथों पर हाथ रखते हुए बोलती है, क्या हुआ पृथ्वी, कोई बात है तो बताओ प्लीज। पृथ्वी कुछ नहीं बोलता और विभा के गले लग जाता है। विभा उसके पीठ पर हाथ से सहलाते हुए बोलती है, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? कुछ देर तक पृथ्वी ऐसे ही विभा से गले लगा रहता है। उसके बाद वो उससे दूर होकर बोलता है, विभा मैं इन सब जंजीरों में इतना बंध गया कि मैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाया। विभा कुछ समझ नहीं पाती तो पृथ्वी उठकर खड़े हो जाते हैं और बालकनी में चले जाते हैं। विभा भी उनके पास जाती है तो पृथ्वी भी बोलते हैं, ये बात तो तुमको अच्छे से पता है कि सारिका, मैं और मेरा बेटा आदित्य कितने खुश थे। हमारी एक फैमिली थी, हमारे बीच में एक दूसरे के लिए इतना प्यार था। ये सुनते ही विभा की आंखें नम हो जाती है। वो फिर भी हिम्मत कर पृथ्वी के पीठ पर हाथ रखते बोलती है, क्या हुआ है, कोई बात है? पृथ्वी, सारिका के चले जाने के बाद मैं तो खुद टूट गया था, पर मैंने कभी उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जो मेरा बच्चा खुद अपनी माँ के पल्लू में बांधा रहता था। आज मेरा बच्चा एकदम अकेले है कि उसे नफरत सी है, मुझे देखता तक नहीं है। इससे बड़ा तकलीफ क्या होगी? विभा जैसे ही यह सुनती है उनकी भी आंखों से आंसू आ जाता है और वो बोलती है, पृथ्वी कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा यदि कोई है तो वह मैं हूँ। शायद मेरी वजह से मैंने कभी उसे कोई माँ का प्यार नहीं दिया। जाने अनजाने में मैं उसके साथ हमेशा गलत करती रही। हर छोटी बड़ी गलती की उस पर इल्जाम लगाती रही क्योंकि मैं गुस्सा और नफरत में मैं इतना बह गई कि मैं ये भी ध्यान नहीं दिया कि एक बच्चा है जिसकी माँ इस दुनिया से चली गई है। आई एम सो सॉरी पृथ्वी, आई एम सो सॉरी, यह बोल उसके हाथों पर अपने सर को टिका देती है। ये सुनते ही पृथ्वी अपनी आंखें बंद कर देता है। विभा उसके पास आते हुए उसके आगे खड़ी हो जाती है और उनके गाल पर हाथ रखते हुए बोलती है, पृथ्वी पर हम बचे हुए समय में तो वो प्यार आदित्य को दे सकते हैं। पृथ्वी हाँ में सिर हिलाता है तो विभा उनके गले लग जाती है। तभी विभा अपने आप को शांत कर पृथ्वी से बोलती है, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि इस बीच जो भी कुछ भी हुआ है हमारे घर में काफी ज्यादा अशांति फैल गई है। ये कह वो पृथ्वी को कुछ बताती है। पृथ्वी के चेहरे के भाव कुछ बनते भी हैं कुछ बिगड़ते हैं, पर कुछ सोच वो हाँ में सिर हिला देते हैं। वहीं आन्या जब अपने रूम में जाती है तो आदित्य अभी भी नहीं आया हुआ था। वो जाकर बिस्तर पर धम्म से बैठ जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है और सब कुछ सोचने लगती है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। पर कुछ सोच वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लगभग 2 घंटे बाद आदित्य रूम में आता है तो आन्या को सोया हुआ देखती है। आदित्य अपने शर्ट को निकालता है और जाकर आन्या के बगल में लेट जाता है। लगभग 5 मिनट ही बीते थे कि आन्या करवट लेकर आदित्य के सीने पर अपना कर रख उसको पकड़ लेती है। आदित्य भी उसके कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ अपनी आंखें बंद कर देता है और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो जाता है। वहीं वीर के रूम में वीर जैसे ही कमरे में जाता है तो अपने बेड पर कीर्ति को सोया देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। पर कुछ याद कर उसका भी चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। शायद आज उनके खुशी का पल होना चाहिए था, पर हुई सब हादसों से सभी एक तरह से टूट चुके थे। पर कुछ सोच वीर मुस्कुरा देता है। उसे यही तसल्ली थी कि कृति अब उसके पास है। वो जाकर कीर्ति के बगल में बैठकर कृति को निहारने लगता है और झुककर कीर्ति के माथे को चूम लेता है और उसके ही बगल में लेट उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह कीर्ति की नींद सुबह ही खुल जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो खुद को वीर की बाहों में पाती है। एक पल के लिए तो उसे समझ नहीं आता, अगले ही पल उसे याद आता है कि वो राजवंश हाउस में है। वो वीर को ध्यान से देखने लगती है। वीर का चेहरा इन कुछ दिनों में कुछ डल सा हो गया था। वो उसके माथे पर आए बालों को पीछे करती है, तभी वीर की आंखें खुल जाती है। वीर को जागता देख कीर्ति हड़बड़ा सी जाती है, पर अगले ही पर वीर सो जाता है। काफी देर तक सोए रहने से वीर की नींद थोड़ी गहरी थी। कीर्ति मुश्किल से अपने आप को वीर से धीरे से छुड़ाती है और उठकर बाथरूम में चली जाती है। सुबह के 7 बजे बज रहे थे। वह जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है उसे वैसे ही अपने कमरे से आदित्य निकलता हुआ दिखता है। आदित्य शायद अपने जिम एरिया में जा रहा था, तभी कीर्ति नीचे चली जाती है। कीर्ति को आया देख दादी मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाती है। कीर्ति जाकर उनके पैर छूती है तो दादी उसे ढेरों आशीर्वाद देकर उसे अपने पास बैठाती है। तो दादी पूछती है, बेटा आन्या उठी? फिर कीर्ति कुछ बोलने ही वाली थी, तभी ऊपर से आन्या भी उतरती हुई दिखती है। आन्या ने इस समय एक ग्रीन रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना था। बाकी वो सिंपल में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो वही कीर्ति भी पूरे नई नवेली दुल्हन में काफी खूबसूरत लग रही थी। तभी विभा जी कीर्ति को पूजा करने के लिए बोलती है, क्योंकि आज उसका इस घर में पहला दिन था। कीर्ति और आन्या दोनों ही मंदिर में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कीर्ति आरती करती है और सभी पूजा में उपस्थित होते हैं।
आरती की आवाज सुन शिवी और राहुल दोनों ही बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद कीर्ति सभी को आरती दिखाती है। दादी कीर्ति को पहली रसोई में कुछ मीठा बनाने के लिए कहती है। कीर्ति हाँ में सिर हिलाती है तो आन्या भी उसके साथ जाने लगती है। कीर्ति मना करती है तो आन्या बोलती है नहीं चलो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करती हूँ। ये बोल नो किचन में चली जाती है। कीर्ति लगभग सुबह का खाना बना देती है और आन्या उसका पूरा हेल्प करती है। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट को लाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। तभी आदित्य और वीर भी बाहर आता है। राघवेंद्र जी और पृथ्वी सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। आदित्य की नजर आन्या पर पड़ती है तो उसकी नजर थम सी जाती है। वो एक पल के लिए आन्या को देखता है। आन्या को अपने ऊपर आदित्य की नजर महसूस हो रही थी पर वो कुछ बोलती नहीं तो वही कीर्ति को भी अपने ऊपर वीर की नजर महसूस हो रही थी। तभी राहुल बोलता है वीर भाई आदित्य भाई वो दोनों आप ही की बीवी है। इतना छुप छुप कर आप दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। उन दोनों की ऐसी बातें सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। तभी आदित्य थोड़ी कड़क लहजे में वैसे तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही है। राहुल मस्त से बैठते हुए बहुत मस्त चल रही है। तभी आदित्य चेयर पर बैठते हुए काफी चर्चे सुन रखे हैं हमने तुम्हारे स्कूल के बारे में। राहुल को जैसे ही महसूस होता है वो सकपका जाता है और वो आदित्य को देखने लगता है जो उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। तभी राहुल हकलाते हुए प्लीज देखो ना आज भाभी ने कितना अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। वाह गोभी के पराठे पोहा चलिए इसे एंजॉय करते हैं। हर कोई को राहुल की बात समझ आ रही थी कि वह बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है। तभी पृथ्वी बोलता है वीर अर्जुन कहाँ है वो आजकल तो घर में दिख ही नहीं रहा है। तभी अर्जुन बाहर से आते हुए जब घर में रहूंगा तब मैं आपको देखूंगा ये बोल वो अपने बैग को लिए अंदर आता है। वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद बाहर आता है तो सभी को कीर्ति और आन्या को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तभी विभा पृथ्वी को इशारा करती है तो पृथ्वी अपना गला साफ करते हुए अर्जुन मैंने तुम्हारे बारे में एक फैसला लिया है। अर्जुन पूरी और भाजी को अपने मुंह में डालते हुए और आपका क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपका फैसला मानूंगा। पृथ्वी जी थोड़ा तेज आवाज में क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तभी अर्जुन लेकिन मैं आपको अपना बाप नहीं मानता इसलिए मुझे जबरदस्ती का बाप बनने पर मजबूर मत करवाइए। तभी विभा थोड़ी तेज आवाज में अर्जुन तमीज से बात करना सीखो वो तुम्हारे पापा हैं। तभी अर्जुन कुछ बोलता तभी विभा जी कहती है जब मैंने उन्हें खुद का पति माना है तो तुम किस हक से कह रहे हो कि वो तुम्हारा बाप नहीं है। इसका मतलब कि तुम मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। अर्जुन जैसे ये सुनता है सभी लोग विभा को देखने लगते हैं। अर्जुन अपने आप को संभालते हुए मॉम आप ये क्या कह रहे हैं। तभी विभा थोड़े कड़क लहजे में मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि इस तरह से हरकत दोबारा ना हो और यदि वो कुछ कह रहे हैं तो उनको पहले सुनना सीखो। अर्जुन तिल मिलाता ही रह जाता है। आदित्य विभा को एक नजर और पृथ्वी को गौर से देखने लगता है जैसे वो समझना चाह रहे हो कि यह सब कौन सा ड्रामा खेला जा रहा है। तभी पृथ्वी जी थोड़े एटीट्यूड में बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है और मुझे और तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा पसंद है और मैंने उससे तुम्हारी आज सगाई फिक्स कर दी है। ये सुनते ही जैसे अर्जुन पर पहाड़ टूट पड़ता है। पर आदित्य और वीर अभी नॉर्मल ही रहते हैं जैसे वो बहुत कुछ समझ गए हो। पर बैल बुद्धि अर्जुन को कहाँ समझ आए। उसे तो सिर्फ मारपीट की ही भाषा समझ आती है। तभी अर्जुन बोलता है यह क्या मजाक लगा रखा है आपने मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तभी पृथ्वी बोलते हैं वो तुमने मिलवाने में देर कर दी यह बताने में क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई तय कर दी है और आज एक छोटा सा सगाई का फंक्शन है सिर्फ हम लोगों में। शादी तो धूमधाम से होगी पर सगाई करना जरूरी है इसलिए चुपचाप शाम को शेरवानी पहनकर आ जाना। ये बोल वो नाश्ता करने लगते हैं। कीर्ति और आन्या दोनों एक दूसरे को देखने लगती है क्योंकि आन्या को 100% श्योर थी कि प्रिया और अर्जुन एक दूसरे को पसंद करते हैं क्योंकि कॉलेज के बाहर कितनी बार अर्जुन प्रिया को अपने साथ लेकर गया था। कुछ देर बाद सभी नाश्ता कर लेते हैं। आन्या अपने रूम में चली गई थी। तभी आदित्य अपना लैपटॉप लेने के लिए रूम में आता है तो उसकी नजर आन्या पर पड़ती है। वो एक पल के लिए आन्या को देखता है फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। आन्या उसको अपने पास आते हुए देख पीछे घूम जाती है। ये देख आदित्य को अच्छा नहीं लगता पर फिर भी वह उसके पास जाओ उसे पीछे से अपने गले लगा लेता है और शाम को मिलने का बोलता है। तभी आदित्य आन्या का रिस्पांस न पाकर वह जाने लगता है तो आन्या हिम्मत कर आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। आदित्य उसकी तरफ देखता है तो आन्या उसके पास आती है और आदित्य के दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ उसे थोड़ा सा झुकाती है और उसके माथे को चूम लेती है। यह महसूस होते ही आदित्य अपनी आंखें बंद कर देता है फिर आन्या वहां से दौड़कर नीचे चली जाती है। ये देख आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह मन में बोलता है मैं तुम्हें इन सब दुखों से आजाद कर दूंगा। तुम फिर से मेरे साथ जियोगी। तुम्हें पहले के जैसे देखा अच्छा लगा कि तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। वहीं कुछ देर बाद सभी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं कीर्ति और आन्या जब नीचे आती है तो उन्हें दादी अपने पास बुलाती है। तभी आन्या हिचकते हुए दादी मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो दादी बोलती है हाँ बेटा बोलो। आन्या दादी आप प्रिया को जानती है ना। विभा और दादी एक दूसरे को देखने लगते हैं।
तभी आन्या बोलती है, मुझे लगता है कि अर्जुन भाई और प्रिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसकी यह बात सुन सभी मुस्कुराने लगते हैं। तभी पीछे से शिवी आकर, और यह बात हर कोई जानता है। आन्या हैरान हो जाती है, तभी सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी पृथ्वी जी आते हुए बोलते हैं, ये बात सच है आन्या बेटा, और रही बात, हमें तो खुद नहीं समझ आता उस नालायक को इतनी मासूम सी बच्ची कैसे पसंद कर ली। और मैं तो उसे पर जब उसके साथ देखा था तभी समझ गया था, और इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया, तो तुम दोनों को हमारा एक काम करना है। तो ये सुनकर आन्या खुश हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी के पास रहेगी। वो थोड़ी चहकते हुए बोलती है, हाँ पापा बताइए। तभी पृथ्वी उसके सर पर हाथ फेरते हुए, हमारे पास कुछ प्लान है, ये बोल उसे प्लान बताने लगते हैं। तो वही सीसीटीवी कैमरे के जरिए आदित्य हाल में आन्या को इतना चहकते हुए देखता है तो उसे एक सुकून सा मिल जाता है। तभी वीर बोलता है, क्या सोचा है तुमने आदित्य, कभी कभी कुछ रिश्ते को समय देना चाहिए, ये बात मेरी माँ कहती थी। वीर कुछ नहीं कहता, तभी आदित्य कहता है, और तुम्हें भी अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। वीर ना समझ में कहता है, क्या कहना चाहते हो आदित्य। वीर, मानता हूं तुम मेरे प्रति पजेसिव हो, या मेरे प्रति वफादार, या तुम मुझे सब कुछ मानते हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, जो गलती मैंने की है वो तुम मत दोहराना। मैं आन्या को अपनी जिंदगी में आने के बाद भी मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। तुम्हें कीर्ति के साथ टाइम स्पेंड करनी चाहिए, उसके साथ जीना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा तुम मेरा साथ छोड़ो, मैं बस ये कह रहा हूं अपने समय का एक आधा हिस्सा उसके लिए भी दो। वो कुछ नहीं कहेगी क्योंकि दोनों बहनें इस मामले में एक जैसी हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, उसे तुम्हारे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उसकी भी अभी स्थिति नाजुक है। उसे अभी अपने पिता के बारे में पता चला है, और आलोक का साथ छूटा है, वो काफी अकेली है। वीर आदित्य के गले लग जाता है और थैंक यू बोलता है और कहता है, कौन कहता है कि तू समझदार नहीं है। तभी आदित्य उसके सिर पर मारते हुए, बेवकूफ, मेरे जैसा समझदार तो कोई है ही नहीं। ये बोल दोनों ही हंसने लगते हैं। आदित्य अपने ऑफिस में बैठा फाइल में कुछ काम कर रहा था। तभी वहां उसका इंटरकॉम बजता है। वो उसे उठाता है तो उसकी रिसेप्शनिस्ट बोलती है, सर यहाँ कुछ पुलिस वाले आए हुए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, और उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है। ये सुनते ही आदित्य उन लोगों को भेजने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद उसका केबिन नॉक होता है, तो वो अंदर आने के लिए बोलता है। वो सभी अंदर जैसे ही आते हैं वैसे आदित्य से हाथ मिलाते हैं और आदित्य बैठने को बोलता है। तभी वो आदित्य से, मिस्टर राजवंश, मैं दूसरे जिले का एसीपी हूँ, मेरा नाम जीत शुक्ला है। आदित्य उन्हें आगे बोलने को इशारा करता है। तभी एसीपी गहरी सांस लेकर बोला, हमारे डिपार्टमेंट को आपकी जरूरत है। आदित्य अपनी आंखें छोटी कर लेता है तो एसीपी बोलते हैं, हमें मिस्टर सिंह ने बोला है कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे और हमारे मदद के बदले एक प्रपोजल भी लाए हैं। आदित्य के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वह उन्हें बोलने का इशारा करता है। तारांकन तारांकन तारांकन। तो वहीं दूसरी तरफ आन्या और कीर्ति दोनों ही इस समय प्रिया के घर पहुंचे थे। प्रिया अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। प्रिया के आंखों में आंसू थे। उसे तो समझ नहीं आ रहा था क्या सच है क्या झूठ। उसका दिल कह रहा था ये सब झूठ है, और दिमाग कह रहा था कि जो सामने दिख रहा है वही सच है। तभी आन्या बोलती है, देख प्रिया, अभी भी समय है, नहीं तो जिस हिसाब से पापा अर्जुन भाई से लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि उनकी सगाई आज वो करवा के ही रहेंगे। तभी प्रिया थोड़ी गुस्से में, तो क्या अर्जुन ने इस सगाई के लिए मान लिया। आन्या कुछ सोचते हुए, माना तो नहीं है, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस सगाई में जरूर आएंगे। तभी प्रिया बोलती है, मैं भी देखती हूँ कैसे सगाई करता है, उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे प्यार भरी बातें कि मुझे नए नए सपने दिखाए, और जब शादी की बात आई तब फैमिली वालों को खुश कर रहा है। उसकी तो ऐसी की तैसी, अगर आज उसने शादी की तो उसका हाथ पैर तोड़कर उसके हाथों में दे दूंगी, वो अभी मुझे जानता नहीं है। तभी आन्या और कीर्ति दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देती है। तारांकन तारांकन तारांकन। वहीं दूसरी तरफ आदित्य की उस पुलिस ऑफिसर से मीटिंग हो चुकी थी और वह लोग वहां से चले गए थे। तभी अर्जुन दंडनाते हुए आता है और वहीं पर रखे एक बड़े से पॉट को गुस्से में उठाकर नीचे फेंक देता है। आदित्य गुस्से में, अर्जुन व्हाट द हेल, ये सब क्या कर रहे हो। तभी अर्जुन गुस्से में इधर उधर कुछ और खोजने लगता है, कुछ ऐसा जिससे आदित्य का नुकसान ना हो और अपना गुस्सा भी उसे उतार सके। वो इधर उधर कुछ ढूंढ ही रहा था, तभी वीर जो उसके पीछे ही था उसके हाथ में कांच का जग पकड़ा देता है, तो अर्जुन उसे भी तोड़ देता है। तभी अर्जुन फिर से इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है, तो फिर वहीं पर पड़े गिलास को उठाकर उसको दे देता है, तो अर्जुन फिर से उस गिलास को पटक देता है। आदित्य बस अर्जुन को देख रहा था, पर तभी अर्जुन को कुछ और नहीं मिलता तो वह अपना बाल पकड़ लेता है। तभी वीर और आदित्य दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहीं पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन दोनों को ऐसे हंसते देख अर्जुन अपने संस में आता है और उसे समझ आता है कि उसने क्या किया है। तभी वह आदित्य के पास बड़े पेपर वेट को उठाकर जैसे ही फेंकने को होता है, वैसे ही दोनों चिल्लाते हैं, रुको, क्योंकि अर्जुन उस पेपर वेट से सीधे कांच की विंडो पर निशाना बना रहा था। पेपर वेट एक पत्थर के जैसे भारी था।
अगर वो कांच के डोर पर निशाना लगाता तो पक्का वो टूटकर बिखर जाता। तभी आदित्य उसके हाथ से पेपर वेट छीनते हुए, मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन है, क्यों ना तुम अपना सर जाकर दीवार में लड़ाओ, और जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो तब तक तुम उसी से लड़ते रहो। अर्जुन जैसे ही यह सुनता है वैसे ही वो तुरंत जाकर दीवार में अपना सर लड़ाने जाता है, वैसे ही रुक जाता है और अब जाकर उसे समझ आता है कि ये दोनों उसका कब से मजाक उड़ा रहे हैं, और वो गुस्से ने जाकर एक घुसा आदित्य के मुंह पर जड़ देता है। बेचारा आदित्य जो इस बार के लिए तैयार नहीं था, वो वही चेयर से लुढ़क जाता है और मुंह से एक आह निकालते हुए, कमीने तूने मुझे क्यों मारा? क्या मैं तुझे कोई सामान दिखता हूँ या दीवार दिखता हूँ? तभी अर्जुन उसके ऊपर चढ़ उसे एक दो मुक्का और जड़ देता है और बोलता है, कमीना साले तुम सब यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे हो, यहाँ मेरी फटी पड़ी है और तुम सबको कुछ समझ नहीं आता है। साले तेरे उस बाप ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी है, एक भी सुनता नहीं है। न जाने क्या उसको मुझसे चुल मची रहती है, उसको जब देखो तब मुझ पर अपनी बापगिरी का धौंस जमाता है। तभी आदित्य उसके वार से बचते हुए, अरे तो तुम मुझे क्यों मार रहा है, वो तेरे भी तो बाप है। और दूसरी बात तो मुझे साला तब बोलना जब तेरी शादी प्रिया से होगी, क्योंकि मैंने प्रिया को बहन माना है और तेरी उससे शादी हो नहीं रही है, तो आइंदा से मुझे साला मत कहना। ये बोल वो हंसने लगता है। तभी अर्जुन गुस्से में उसके ऊपर से उठते हुए, यही तो मेरी बदनसीबी है कि वो मेरा बाप है, नहीं तो मैं उसे बताता। वीर उन दोनों की कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई देख हंसते हुए बोलता है, वाह क्या मजा आ गया, कितने दिनों के बाद ये सीन देखने को मिला, काश यहाँ रोहन होता। तभी अर्जुन और आदित्य दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वही कुर्सी पर बैठे वीर का नीचे से ही पैर खींच देते हैं और वीर भी कुर्सी से धड़ाम से गिर जाता है। बस फिर क्या था, तीनों भी एक दूसरे को मुंह के लात गुस्से बरसाने लगते हैं। यही तो था तीनों में कि उन्हें कहीं भी अपनी चंद खुशी मिलती थी तो वो उसे ढूंढ लेते थे और जीते थे, ना कि ये देखते थे कि यह ऑफिस है या घर या बाहर दुनिया से बेपरवाह तीनों आपस में मस्त रहते थे। और साथ में रोहन पर, रोहन बेचारे को उसे बात की सजा मिली थी जिसमें उसकी गलती भी नहीं थी और वह बाहर जाकर अपनी सजा काट रहा था। इधर तीनों एक दूसरे की जम के धुलाई करते हैं, उसके बाद तीनों ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद उसे कमरे में पियून आता है, क्योंकि उसे इस रूम से बहुत जोर जोर से कुछ तोड़ने और गिरने की आवाज आती है। और हमेशा की तरह लोग आदित्य के डोर के बाहर अपनी ग्रुप भीड़ बनाकर रखी थी, क्योंकि उन्हें गॉसिप जो चाहिए था। क्योंकि जब भी अर्जुन गुस्से में यहाँ पर आता था तो उन्हें कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता था, पर उनके अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। पर पियून काका जो कि काफी पुराने थे और उनके चले जाने पर आदित्य कभी भी उन्हें रोकता टोकता नहीं था, वह सभी के प्रेशर में आकर दरवाजा खोलते हैं। पियून जैसे ही अंदर आता है वो सकपका कर पीछे हो जाता है, बोलता है सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, यह बोल वो बाहर निकल जाता है। तभी आदित्य एक पैर से गुस्से में अर्जुन को मार धकेलते हुए, सारे फसाद की जड़ इसके वजह से मेरा इज्जत नाम सब खराब हो चुका है। दरअसल तीनों ऐसे एक दूसरे चिपके हुए थे, देखने से उन सब की पोजीशन कुछ अलग ही लग रही थी और हमेशा की तरह लोग उनके बारे में अलग ही राय बना लेते थे। तभी आदित्य अपने हाथ पैर पर का अपने कपड़े झाड़ते हुए अपने चेयर पर बैठता है और अपने बाल को अपने हाथों से ही सही करते हुए बैठ बोला, दोनों के दोनों अभी मेरे कैबिन से निकलो क्योंकि मुझे काम करना है। अर्जुन उसे इग्नोर कर बोला, यार वीर जल्दी से कुछ बता, मैं क्या करूं, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। देख मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूं और इस आदित्य के बच्चे ने अभी तक मेरी शादी के लिए घर में बात नहीं की, अब मैं बात भी की तो घर वालों को तो जैसे मैं निकम्मा दिखता हूं। तभी आदित्य, तो तुम उन्हें प्रूफ क्यों नहीं करते कि तुम निकम्मे नहीं हो? तभी आदित्य, पहले मुझे उसे बूढ़े को ठीक करना है और शाम को उनको मेरी सगाई कराना है, ना चलता हूँ सगाई करने। अगर मैंने उनकी इज्जत ना उछाल दी तो मेरा भी नाम अर्जुन राजवंश नहीं। वीर और आदित्य एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं। तारानकन तारानकन तारानकन, वही शाम का वक्त, सारी तैयारी हो चली थी। सगाई में किसी भी मेहमानों को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ बच्चों के दोस्तों को, कपूर फैमिली को और पीयूष के फैमिली को बुलाया गया था। पीयूष के घर पर भी उसके घर से सिर्फ पीयूष और निम्मी आए थे। वही सनाया भी अब तक आ चुकी थी। वो कब से परेशान थी कि आखिर अर्जुन की सगाई हो किससे रही है। दादी सभी तैयारी के लिए सभी को आदेश दे रही थी। उसके बाद तभी गेट पर से आलोक जी अंदर आते हुए दिखते हैं, आलोक के साथ सुधा भी थी। पृथ्वी ने इतना फोर्स करके आलोक को, या यूं कहा जाए धमकी दे देकर बुलाया था, इसलिए आलोक को आना पड़ा था। वह अंदर आता है तो उसकी नजर आन्या और कीर्ति पर जाती है जो घर पर सारी चीजों को सजा रही थी। तभी कीर्ति की नजर आलोक पर जाती है तो वह कुछ बोलने वाली होती है, तभी आलोक अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। सुधा जाकर कीर्ति के गले लग जाती है और उसके माथे को चूम लेती है। तभी वह आन्या को भी अपने पास बुला उसे गले लगा लेती है। आन्या की नजर जब आलोक पर जाती है तो वह जाकर उनसे गले लग जाती है। ये देख कीर्ति को बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे कर सभी मेहमान आने लगते हैं। तभी विभा पूछती है, आसिमा कहाँ है? वो नहीं आई, सुधा बोलती है। वो कुछ देर में आ जाएगी, उसने कहा था कि उसे कुछ काम है। तभी वहां पर केडी आता हुआ दिखता है और केडी के साथ अधीरा और जानवी भी होती है। अधीरा और केडी को तो सभी लोग पहचान जाते हैं, पर जानवी को देख लोग और असमंजस में हो जाते हैं।
तभी जानवी की नजर सुधा पर जाती है तो वो दौड़ते हुए जाकर सुधा के गले लग जाती है और बोली, बुआ आपने मुझे पहचाना। बुआ, सुधा केडी को देखने लगती है तो केडी सुधा को हाँ में से सिर हिलाता है। सुधा की आंखें नम हो जाती हैं और वो उसके सर को चूमते हुए उसके माथे को चूम लेती है। तभी वो आन्या और कीर्ति के पास ले जाते हुए, कीर्ति, आन्या ये देखो, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारे मामा की लड़की। आन्या हैरानी से देखने लगती है। तभी सुधा अधीरा की तरफ इशारा करते हुए, और आन्या बहुत ऐसा कुछ है जो तुम नहीं जानती हो, बस इतना जान लो कि हमारा खोया हुआ परिवार था जो हमें वापस मिल गया है। वो तुम्हारे मामा, और अधीरा वो तुम्हारा भाई है। ये सुनते ही आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अधीरा आता है और दोनों के सिर पर अपना हाथ रख उन दोनों के सर को सहलाकर फिर वहां से चला जाता है। आज उन्हें अपने सिर पर किसी की छाया महसूस हो रही थी। तभी कीर्ति सुधा से पूछती है, पर माँ हम इन्हें जीजा जी कहकर बुलाए या भाई? ये बात सुधा और आन्या दोनों मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा होने लगे थे। तभी मेन डोर पर अचानक सभी की नजरें जाती है, और जो सभी आपस में बात कर रहे थे वो सभी शांत हो जाते हैं। सभी की नजर डोर पर जाती है जहां पर एक साड़ी पहने हुए, साड़ी ज्यादा महंगी नहीं थी, देखकर ही लगता था कि कोई काम वाली है, और वह अपने सर पर एक घूंघट रखी होती है जिससे उसकी नाक और सिर्फ होंठ दिख रहे थे। वह अपने हाथ को मलते हुए दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। तभी पृथ्वी बोलते हैं, ये कौन है? सभी डोर पर खड़े उस औरत को देख रहे थे जो कि सर पर घूंघट रखी हुई थी। उसको देखने की सिर्फ एक यही वजह थी, आज के समय में इस तरह से नाक तक घूंघट कौन रखता है? पृथ्वी पूछते हैं, ये कौन है? तभी पीछे से दादी आते हुए बोलती हैं, अरे तुम आ गई बेटा, ये कह उसे अंदर बुलाती है। वह औरत धीरे धीरे अपने कदम अंदर रखती है। सब कोई उसी की तरफ देख रहा था, जैसे मेन अट्रैक्शन वही बन चुकी थी। तभी दादी बोलती है, पृथ्वी मैं सुबह मंदिर गई थी, तभी अचानक मेरे पास को एक चोर खींच कर लेकर भागने लगा। पर तभी उस औरत की तरफ इशारा करती हुई इसने दौड़कर जाकर उसके पैर पर एक डंडा खींचकर मारती है, और वो चोर वहीं पर गिर जाता है और उसको खूब पीटती है। मैं ये देख हैरान थी, कोई औरत इतनी ज्यादा ताकतवर और उसका निशाना इतना अचूक कैसे हो सकता है? इस बच्ची ने जब मुझे पर्स ला कर दिया तो मैंने इससे पूछा कि यह कौन है और कहाँ रहती है, तो इसने मुझे बताया कि यह मंदिर पर ही रहती है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, या फिर रहकर ही उसका कोई नहीं है, यह एकदम अकेली है। तो मैंने इसे एक ऑफर दिया यहाँ पर आने का, ताकि ये इस घर का काम भी करेगी और साथ में इसको भी एक छत मिल जाएगा। और मीना और विभा कितना अकेला काम करेगी? मीना की भी तो कुछ दिनों में शादी होने वाली है। शिवी, आन्या और कीर्ति का कॉलेज ही होता है, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रख लिया। अधीरा गौर से उस औरत को देख रहा था, साथ ही साथ में पृथ्वी और आलोक भी। पता नहीं क्यों उन्हें यह औरत कुछ जानी पहचानी लग रही थी। तभी दादी थोड़ा तेज आवाज में, यहाँ पर मेला मत लगाओ, सभी के सभी अपने काम में लगो। अभी तो हमारी दूल्हे राजा का ही नहीं पता है। ये बोल वो उस औरत को, चलो बेटा मैं तुम्हें किचन दिखा देती हूँ, तुम जाकर बच्चों की हेल्प कर दो, बाकी इस घर वालों से मैं तुम्हारा बाद में इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। वो औरत हाँ में सिर हिलाकर दादी के पीछे चली जाती है। तभी जाते हुए अचानक उसके हाथ आलोक से टकराते हैं। तभी आलोक अचानक सुन्न सा रह जाता है। पृथ्वी, क्या हुआ आलोक? आलोक, नहीं कुछ नहीं। तभी आलोक मन में, यह एहसास मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। तभी आलोक एक बार फिर पीछे देखते हैं तो पृथ्वी उसके नजरों का पीछा करते हुए, क्या बात है, पसंद आ गई है क्या? जो उसे बार बार नोटिस कर रहा है। लगता है भाभी से इस बारे में बात करना पड़ेगा। आलोक जैसे ही पृथ्वी की यह बात सुनते हैं उसे घूर कर देखते हैं। तभी पृथ्वी आलोक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा, क्या फिगर है, देख रहे हो घूंघट में भी क्या गजब की लग रही है। तभी आलोक अपने कंधे से उसका हाथ झटकते हुए, इस उम्र में तुम्हारी यह बातें शोभा नहीं देती है। तभी पृथ्वी अपने आंखें रोल करते हुए, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे हम अभी भी बुढ़े हो गए हैं। हम तो अभी 60 के भी नहीं हुए हैं। देखते हो अभी भी रजनीकांत, संजय दत्त बूढ़े होकर सब फिल्म यन का रोल फिल्में बना रहे हैं। उसकी ऐसी बातें सुन आलोक उसे देखते हुए, अपनी जवानी मत याद करो, अपने बेटे को जरा ध्यान दो। ये सुनते ही पृथ्वी को याद आता है तो वह हड़बड़ाते हुए, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सच में नहीं आने वाला, पर मैंने जैसा कमिटमेंट दी है मेरे हिसाब से वो यहाँ से भागने वालों में से नहीं है। ये बोल वीर को कॉल लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो औरत जैसे ही किचन में जाती है सभी उसे देखने लगते हैं, तो दादी भी उन सबको वही बात बताती है जो अभी बाहर बताई थी। तभी दादी विभा के पास जाते हुए, बहू अब ये हमारे साथ रहेंगी, अब तुम्हारा काम है इनका काम समझा देना। विभा हाँ में सिर हिलाती है। तो दादी चली जाती है तो विभा उस औरत से पूछती है, वैसा नाम क्या है तुम्हारा? वो औरत अपना नाम सोचने लगती है। तभी सनाया उन्हें देखते हुए, अपना नाम सोचने के लिए इतना समय? उन सभी से ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नाम दो था, इसलिए मैं सोच रही थी आप लोगों को कौन सा बताऊं, मेरा नाम माया है। तभी आन्या उनकी तरफ आते हुए, आपने अपने सिर पर घूंघट क्यों हो रहा है? वो औरत आन्या को ध्यान से देखने लगती है, फिर बोलती है, हम गांव से आए हुए हैं और हमें हमारे गांव में सिर्फ अपने पति को चेहरा दिखाने का हक है। इसके अलावा मैं किसी और को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती।
तभी कीर्ति, तो क्या आप घर की औरतों को भी नहीं दिखा सकती? वो औरत बड़े ही चालाकी से, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दिखा सकती, बस जिस दिन आप लोगों से मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊंगी मैं अपना चेहरा भी दिखा दूंगी। तभी विभा बोलती है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम क्या घूंघट में काम कर लोगी? माया, मैं इतना भी घूंघट नहीं लिया है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी। कोई कुछ नहीं बोलता और वो उन सभी के साथ काम करवाने लगती है। कुछ देर बाद बाहर हाल में सभी लोग आ चुके थे। तभी बाहर दो गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ी का डोर खुलता है तो उसमें से अर्जुन बाहर निकलता है। अर्जुन ने इस समय ब्लू रंग के कोट और व्हाइट शर्ट में थ्री पीस सूट में काफी ज्यादा ड्रेसिक पर्सनालिटी का लग रहा था। वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए अंदर आने लगता है। तभी दूसरे गाड़ी से आदित्य और वीर बाहर निकलते हैं। वह दोनों अपने ऑफिस के ही कपड़े में रहते हैं। तभी वह तीनों जैसे ही अंदर आते हैं वैसे ही सभी की नजर उन तीनों पर पड़ती है। तभी पृथ्वी अर्जुन को देखते हुए, मैंने तुमसे शेरवानी पहनने के लिए बोला था। तभी अर्जुन उन्हें टोंट मारते हुए, सगाई हो रही है, ना कि शादी। लगता है आपको फैशन का सेंस नहीं है। अरे शेरवानी शादी में ही अच्छी लगती है। इस समय सिर्फ एंगेजमेंट आप करवा रहे हैं। अर्जुन को इतना कॉमली होते देख पृथ्वी एक नजर उसे ऊपर से नीचे देखने लगते हैं। तभी आदित्य को आता देख दादाजी बोलते हैं, आदित्य जाकर तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो। आदित्य एक नजर चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए, काफी अच्छा आपने इंतजाम किया है। मेरे घर को पूरा सकस बना डाला है आप लोगों ने। तभी रावी आते हुए अर्जुन को घूर कर देखती है और बोलती है, साले कम से कम मुझे एक दो दिन पहले बता दे दिया होता तो मैं अपने लिए एक कपड़े तो ढंग का सिलवा लेती। प्रेग्नेंट होने की वजह से इस समय रावी थोड़ी मोटी हो चुकी थी, जिस वजह से उसने आज ढीला डाला सूट पहना हुआ था। अर्जुन उसे देख बोरियत में, मुझे खुद ही पता चला कि आज मेरी सगाई सगाई है और तू कह रही है कि मैं तुझे एक दो दिन पहले बताता। और फिर उसके गाल खींच, वैसे भी तू इस ड्रेस में भी खूबसूरत लग रही है। तभी मोहन रावी को थोड़ा पीछे खींच लेता है और अर्जुन को देख बोलता है, तुम्हारी सगाई हो रही है, कुछ तो शर्म करो। लगभग आधे घंटे बाद सभी लोग आ चुके थे। आसिमा भी अब तक आ चुकी थी। आसिमा ने इस समय एक ग्रीन रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसे ग्रीन साड़ी पर बड़ी खूबसूरती से कढ़ाई किया गया था। स्लीवलेस ब्लाउज पर काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी। आशिमा को देख अधीरा, जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था, उसकी नजर इस पर थम सी जाती है। वो उसे बिना किसी भाव के देखने लगता है। तभी उसके पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। अधीरा पीछे देखता है तो आदित्य खड़ा रहता है। तभी अधीरा कॉल कट कर देता है तो आदित्य कहता है, तुमने जो रायता फैलाया है उसे जल्द से जल्द क्लियर करो और हो सके तो जो गलती तुम्हारे पापा ने की वो गलती तुम मत दोहराना। अधीरा कुछ बोलता नहीं, बस एक टक आशिमा को देख रहा था। तभी वीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, वैसे मानना पड़ेगा साली साहिबा है बहुत खूबसूरत। तभी अधीरा वीर को देख उसके पेट में एक घुसा दे मारता है। इससे वीर की आह निकल जाती है। तभी वीर कराहते हुए फिर हंसते हुए बोलता है, वैसे आदित्य एक बात है, इसकी बीवी को तो हम लोग साली साहिबा बोल सकते हैं पर बेचारा ये हमारी वालियों को साली साहिबा नहीं बोल सकता। ये बोलते ही आदित्य और वीर दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। क्योंकि अधीरा के लिए आन्या और कीर्ति दोनों बहनें थी, इसलिए उनको साली तो बना नहीं सकता था, पर आसिमा तो इन दोनों की सालियां ही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी और सभी लोग हाल में खड़े थे। तभी विभा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अर्जुन बोलता है, मैंने आप सभी की सारी बातें मानी है। बस मैं चाहता हूं कि आप एक बार मुझे उसे लड़की से मिलने दें, आखिर फ्यूचर लाइफ टाइम तक साथ जो रहना है, उसके बाद ही मैं एंगेजमेंट करूंगा। पृथ्वी उसे घूरने लगते हैं तो वो उनको पूरी तरह से इग्नोर करता है। तभी दादाजी बोलते हैं, ठीक है जाओ, बस 5 मिनट। ये सुन अर्जुन के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वहीं आन्या, जिसने आज येलो कलर में ब्लू बॉर्डर की काफी खूबसूरत सी सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, उसकी ब्लाउज फुल स्लीव पर पीछे बैकलेस थी, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरत पीठ और कमर अच्छे से शो हो रही थी। उसने अपने गले में मंगलसूत्र और बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। अपने होठों पर लाल लिपस्टिक और माथे पर लाल बिंदी काफी खूबसूरत लग रही थी। आदित्य उसे एक टक बस देखता ही रहता है। तभी आलोक जी उसके पास आते हुए, घर तो काफी खूबसूरत और आलीशान बनाया है। आदित्य की नजर आलोक पर जाती है। तभी आलोक जी उससे बोलते हैं, पर सब पाप की कमाई पर। सही कहा ना मैंने। आदित्य उन्हें एक नजर देखते हुए फिर से सामने आन्या को देखते हुए बोलता है, इसी पाप की कमाई से आप ही के सामने से बंदूक की नोक पर आपकी बेटी को उठाकर ले आया अपनी बीवी बनाकर, और आप कुछ नहीं कर सके। इसलिए कभी कभी पावर पाने के लिए ऐसे रास्ते को चुनना पड़ता है, और इसी दम पर तो मैं अपनी एक खूबसूरत सी बीवी पाई है जो दुनिया जहां से खूबसूरत है। तभी आलोक की नजर सामने अपनी बेटी पर जाती है तो वह आदित्य को देखते हुए, तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं एक बाप से अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात करते हुए। तभी आदित्य भी उन टोंट मारते हुए, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका दामाद इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, तो क्यों अपने बेटी को गरीबी में जीने देना चाहते हैं? आज के समय में कौन है जो शुद्ध और साफ कमाई करता हो?
उन दोनों की आपस में बहस बढ़ती उससे पहले ही वीर वहां पर आते हुए, आदित्य चलो दादाजी बुला रहे हैं। ये सुनते ही आदित्य एक नजर आलोक जी को घूरता है, फिर दादाजी के पास चला जाता है। आलोक मन में, मुझे इसका यही तेवर नहीं पसंद है। तभी वीर जैसे ही वहां से जाने वाला होता है, तभी आलोक उसे रोकते हुए बोलते हैं, अगर जिंदगी भर उसके नक्शे कदम पर चलोगे तो उसी के जैसे बनते जाओगे। तभी वीर मुस्कुराते हुए आलोक की तरफ देखते हुए, अगर मैं उसके जैसा 10% भी बन गया तो यह मेरी खुशनसीबी होगी। ये बोल वो जाने लगता है। तभी आलोक बोलते हैं, मैं भले ही अपनी बेटी से बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसकी परवाह नहीं करता। चाहे जो भी हुआ हो, मेरी बेटी की आंख में एक आंसू नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल आलोक चले जाते हैं। वीर बस मुस्कुराता रह जाता है। वीर भी इधर उधर अपने नजर घुमाता है तो उसे कीर्ति कहीं नहीं दिखती। तभी वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो रूम में जाता है तो देखता है कीर्ति अपने ब्लाउज की डोरियों बांध रही थी, जो काफी डीप और डोरी बड़ा होने की वजह से उलझ जा रही थी, पर वह बंध नहीं पा रही थी और वह उसमें बचता चला जा रहा था। तभी वीर उसके पास जा उसके डोरी को उसके हाथों से पकड़ उसे बांधने लगता है। वीर की छुवन को महसूस करते हैं ही कीर्ति कांप सी जाती है और पीछे देखती है तो वीर की नजर सामने शीशे पर ही टिकी है, जिसमें उसकी खूबसूरत सी एक बीवी खड़ी थी। वीर उसके डोरियों को बांधकर उस पर झुककर उसके पीठ पर अपने होंठ रख देता है। यह महसूस होते ही कीर्ति अपनी मुठिया बंद कर लेती है। तभी वीर उसे अपनी तरफ घुमा देखने लगता है। कीर्ति को वीर की आंखों में काफी चाहत है नजर आ रही थी। यह सोच ही कीर्ति का चेहरा शर्म से झुक जाता है और वीर से दूर होते हुए बोलती है, वीर हमें नीचे चलना चाहिए, काफी लेट हो रहा है। तभी वीर उसके कमर में अपने हाथ डालते हुए अपने पास खींच उसकी आंखों में देखते हुए, अभी दूल्हा दुल्हन के आने में काफी टाइम है, तो क्या हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये सुन कीर्ति वीर से अपने हाथ छुड़ाकर जाने लगती है, पर फिर वीर उसे अपने और पास खींच लेता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए ऊपर करता है तो कीर्ति के होंठ कांपने लगते हैं। तभी वीर बिना वक्त गवाए, जो अपनी इतनी देर से कीर्ति को देख सांसें रोक रखा था, वह उसको अपनी दिशा दे देता है। वह अपने होंठ कीर्ति के कैपते हुए होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। साथ ही साथ उसके कमर को अपने हाथों से सहलाने लगता है। लगभग 5 मिनट के बाद वीर कीर्ति को छोड़ता है, जिसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वीर गहरी सांस ले उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए, कीर्ति क्या हम अपनी पहली नाइट आज एक दूसरे के बाहों में बिता सकते हैं? क्या हमें इसकी परमिशन है? ये सुनते ही कृति की आंखें शर्म से झुक जाती है और उसके हाथ भी वीर के शर्ट पर कस जाते हैं। तभी वीर उसके माथे को चूम उससे दूर होकर बोलता है, जल्दी बाहर आ जाओ। ये कह वो तुरंत बाहर निकल जाता है क्योंकि वो उसके आगे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और जैसे ही गेस्ट रूम में जाता है, उसे एक लड़की दिखती है जो ब्लू कलर के लहंगे में खड़ी उसकी तरफ पीठ थी। अर्जुन दरवाजा बंद कर देता है और उसे उस लड़की की तरफ आते हुए सीटी बजाते हुए बोलता है, वैसे देखने में काफी कमाल हो, जब पीछे से इतनी हॉट हो तो आगे से क्या ही कहना। मानना पड़ेगा, क्या पसंद की है मेरे उसे बाप ने मेरे लिए। पर तुम एक बात जानती हो, आजकल का समय लिविंग रिलेशनशिप वाला है, उसके हिसाब से हम दोनों तो एकदम अनजान है। तो अभी हमारे मुहूर्त में टाइम है और हमें जानने समझने का 5 मिनट मौका दिया गया है, तो क्यों ना हम लोग 5 मिनट एक दूसरे को जानने समझने में एक दूसरे को बिता दे। वो क्या है ना, इससे हमारे जीवन आसान हो जाएगी। ये बोल वो उसे लड़की को पीछे से कसकर पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। वो लड़की कुछ बोलती नहीं। तभी अर्जुन उसके बालों को बड़े ही रोमांटिक तरीके से हटाते हुए उसके गर्दन पर फूंक मारते हुए बोलता है, मौसम है, दस्तूर है और यहाँ पर एक अच्छी खासी मखमली बिस्तर भी है, तो चलो। ये बोल जैसे ही अर्जुन उसे लड़की को पकड़ अपनी तरफ करता है, वो उसे देख 2 कदम पीछे छटक कर खड़ा हो जाता है और घबराते हुए बोलता है, तुम? सामने वाली लड़की, बिल्कुल मैं। चलो मैं अब तुम्हें बताती हूँ कि बैट पर कैसे परफॉर्मेंस देते हैं।